हम रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में तो मालूम चला कि डॉक्टर ने आपको 3 महीने की मोहलत दी थी। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक टाइम ऐसा हो गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। ये MMA का क्या कहानी है? जो चीज़ नहीं होगी वही करना। रिस्क और रिग्रेट है ना, तो मैं हमेशा रिस्क को चुनता। अच्छा, जान भी चली जाएगा? जान भी चली जाती। 9-10 साल दिल्ली पुलिस में थे। अगर आप पुलिस में काम करते हो और ईमानदारी से करते हो तो आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाने की जरूरत है। क्या बात है। पहले टाइम में तो बहुत पिटाई होती थी घर में। शिक्षक को आप छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक देश में अनुशासन लौटा देगा। आज के यूथ को कुछ फिटनेस के 3-4 टिप्स अगर आप तुरंत बता दें। थोड़ी सी दाल खा ली या चावल खा लिया, वो कार्बोहाइड्रेट, वो प्रोटीन मिल गया, शरीर में पूरा हो गया। और 4 टिप्स दे रहा हूँ भैया जो एक नॉर्मल है। मैं सब बच्चों कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक ही बात बोलता हूँ यार कि कुछ भी कर लो, नशा मत करना यार। मैंने एक 12 साल का बच्चा किसी गांव में चला गया था, हम शूटिंग कर रहे, सिगरेट पी रहा। क्यों? बोला जो मेरा फेवरेट स्टार है ना OTT पे, वो सिगरेट पीता है। ये WWE में रेसलिंग फेडरेशन के जो लोग सड़क पे उतर आए, आप थे उसके अंदर? क्या है सोशल मीडिया आज की डेट में आपकी नज़र में? पहले 5 दुश्मन होते थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आजकल 5 दुश्मन और हो गए हैं। हाई अथॉरिटी में कहाँ मुलाकात हुई आपकी? अब्दुल कलाम साहब से मेरी मुलाकात। क्या बात। यूथ किन से इंस्पायर है ये बताएगा कि आपका देश 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद कहाँ जाएगा। प्रकृति के दोस्त बन जाओ तो आप स्वस्थ भी रहोगे। कैसे बनेंगे दोस्त? एक इंसान ऐसा है जो कमाता है, और यही नालायक ऐसा है जो भूखा भी सोता है, जो बीमारियों से मरता है, जिसका सारी चीज सब कुछ होता है। संग्राम भाई, रेसलर नहीं होते तो क्या होते हैं? मेरी जब गाड़ी साल में 1000 किलोमीटर नहीं चलती सोनू जी, उसका क्या फायदा हो? हमारी चलती है सर, हमारी जरूरत पड़ती है। अभी पर्सनैलिटी ऐसी, आप साइकिल पे जाओगे, क्या फर्क पड़ना। अब क्या साइकिल पे जाऊं? शरीर और दिमाग में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? लंबी दौड़ कौन जीतता है, टैलेंट या कंसिस्टेंसी? तो संग्राम भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सोनू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये 2-3 लाइन इंग्लिश की आती है तो मैंने कहा बोल लो। मैं वही सोच रहा हूँ, इतनी अंग्रेजी कैसे सीख ली? 2-3 लाइन याद कर लो। ये एम्स्टर्डम कितने टाइम में सीखा ये एम्स्टर्डम बोलना? क्योंकि अभी जा रहे हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। एम्स्टर्डम तो अभी ढंग से बोला नहीं जा रहा, मगर पिछले 10 दिन लग गए इसको रटने में। स्पेलिंग तो अब भी नहीं पता। मैं वही कह रहा हूँ, उनका बोलता गोवा रख लेते। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ा फनी। मुझे पता चला कि भाई वर्ल्ड के रेसलर सबसे बड़े रशिया में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई, और हमारा कोच बोलता था भाई कि ब्रह्मचारी रहो, बहुत ताकत है उसमें। वाकई ताकत है। तो मैंने देखा एक गंजा सा बैठा, तो उसके 2-3 शादियाँ कर रखी और 7-8 बच्चे घूम रहे। मैंने कहा इसको तो उठा के जरूर मारूंगा मैं। तो देखा वो रशियन कंट्री का था। तो ऐसे मैच वेच आया, उसने ऐसे उठा के मारा मुझे, ये शोल्डर वोल्डर सब कुछ जाम हो गया। मैं आया, उस कोच को बोला जो हमारे थे, मैं कोच साहब यहाँ तो लंगोट बांध के मतलब कमर वो हो गई है। वो तो 8-10 बच्चे थे और उसने ऐसे उठा के मारा कि मतलब मैं तो दिखा ही नहीं कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसने बोला अभ्यास जीतता है। मैंने कहा बात तो सही है, अभ्यास जीतता। तो फिर मुझे पता चला कि भाई रशिया में वर्ल्ड के सबसे बड़े रेसलर हैं। अब बोलना आता था सिर्फ इंडिया, ना कोई हिंदी नहीं आए, तब हरियाणवी भाषा में बात करते थे। अब आपसे पैसे ले लिए, उनसे पैसे ले लिए। एक बाइक थी, वो 12,000 रुपये में पुरानी बाइक बेच दी, और रशिया जाएंगे भैया। थोड़े पागल थे थोड़े से, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। और हम तो ये कितना टाइम लगा याद करने में? ये भी ऐसे कि सुने में सीख लिया कि भाई पागलपन करो। एक बार दोबारा बोलो, वैसे क्या बोला था? बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। हाय हाय हाय, क्या बात क्योंकि पागल है। रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। वो भी हमने किया, उसका भी एक बड़ा किस्सा, मतलब आप हंसोगे। अच्छा। तो एयरपोर्ट पे उतरे और वो कुछ आए नहीं, मैं भी सबको देखूं कि भाई किससे क्या बात करे। तो एक से पूछा कि भाई इनसे क्या बात करूं मैं, वो भी इंडिया से गया हुआ था। बोला इनसे पूछना डू यू नो इंग्लिश। पहले मैंने लिखा डू इन हिंदी में, यू नो इंग्लिश। तो मैं उसके पास गया, उसने रशियन भाषा में बोला। मैं उससे पूछूँ डू यू नो इंग्लिश, ऐसे उसको पढ़ के फिर मैं हरियाणवी में आ गया। उन्होंने बुआ तो क्या करे, फिर वो आधे घंटे मुझे छोड़ा उन्होंने। मतलब उनकी भाषा दूर की बात है, इंडिया के सिवाय कुछ आता नहीं था। फिर आधे घंटे में वहाँ से बाहर निकला कि जब अपनी बिल्कुल देसी भाषा पे आ गया ना, फिर पासपोर्ट, फिर इनविटेशन कि भाई फेडरेशन ने भेजा है, ये सब किया, वो चेक करे। तो कई चीज़ें ऐसे हुई हैं। मगर मेरा मानना ये है कि अब तो देखो इंग्लिश हमारे देश में काफ़ी नए बच्चे हैं बोलते हैं, मगर किसी भी कंट्री में जाओ सोनू जी, वो सिर्फ अपनी भाषा में बात करते हैं। और मैं तो जो हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है, मैं
ज़्यादातर उसी का उपयोग करता हूँ। ये तो अंग्रेज़ी भाषा है, मगर सीखनी जरूर चाहिए, क्या आजकल बाहर जाना पड़ता है, और जो नए बच्चे हैं वो इसके बिना बात भी नहीं करते। मेरे नेफ्यूज़ हैं या दूसरे हैं, वो हिंदी में कम बात करते हैं। मैं संग्राम भाई शुरू से जानना चाहता हूँ, मैं बड़ा कीन हूँ ये जर्नी जानने के लिए। दिल्ली पुलिस आपने कोई 8-9 साल निकाले। हाँ, 9-10 साल। 9-10 साल दिल्ली पुलिस में थे, तो भर्ती कब हुए? फिर सारी उम्र बाहर आ जाएगी, फिर ये तो मतलब पूरा भांडा फूट जाएगा। भाई तो बता बिल्कुल बिल्कुल जानेंगे भाई, हमारी ऑडियंस को सब बताएंगे, एक एक पुर्जा पुर्जा खोलेंगे आज। मेरी भर्ती हुई थी 99-2000 में भर्ती हुआ था। 99 में? मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था बिल्कुल जनरल कैटेगरी से। जब मैं कोई स्पोर्ट्स में ऐसे कोई जूनियर हरियाणा दंगल हरियाणा स्टेट खेला था, और मिट्टी कुश्ती उस्तियाँ लड़ते थे। कुश्ती का शौक था गांव से आई। कुश्ती भी ऐसे स्टार्ट की थी कि भाई शरीर अच्छा हो जाएगा, फिर नौकरी मिल जाएगी। और ड्रीम जॉब पता क्या होती थी? फौज और पुलिस तो ड्रीम जॉब होती थी, मतलब है कि पुलिस की नौकरी हरियाणा में खास तौर पे। हरियाणा में खास तौर पे, ये मतलब नॉर्थ बेल्ट में, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। तो फिर मैं पहले दिन आना, मुझे लगा यार मैं इसके लिए तो नहीं बना। नौकरी ज्वाइन करने के बाद? नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 सप्ताह हुआ था, वो पूरा नीचे ऊपर, तो मैं बैरक की छत पे जाके रोता था कि यार फंस गया, गलत फंस गया। फिर दिल्ली पुलिस से मैंने सीखा बहुत। अच्छा, कैसे? क्योंकि एक्चुअली अगर आप पुलिस में काम करते हो और ईमानदारी से करते हो, तो आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, सच कह रहा हूँ। क्या बात है। पुलिस को लोग है ना, कुछ भी उसको बोले, मगर अगर आम ही नहीं हुई काम चल जाएगा, 1 घंटा पुलिस हटा दो, मैं कह रहा हूँ काम चलेगा नहीं। जो बड़ी बड़ी बात करते हैं पुलिस को, कुछ भी बोलते हैं, उन्हें घर में सारा सामान उठा के ले जाएंगे। और पुलिस की हालत बहुत दयनीय थी तब। सैलरी बहुत कम थी, ना टॉयलेट साफ, ना सोने को प्रॉपर। 18-20 घंटे ड्यूटी हो जाती थी सोनू जी थानों में। मैं स्पोर्ट्स में आया, मैंने ड्यूटी थोड़ी कम की, मगर स्थिति बहुत ख़राब थी। और उसके बावजूद आज भी अगर सुबह 4 बजे रेड लाइट होगी ना, मैं कभी भी रेड लाइट को तोड़ूंगा नहीं। कि भाई कानून का मान लो, अगर हम ही पालन नहीं करेंगे तो कानून का पालन कौन क्या करेगा? बात है। ये मुझे गाड़ी में लेके आया तो मैं इससे यही बात कहता, भाई स्पीड कितनी है? बोला 70। मैंने कहा 70 में भाग तो ज़्यादा रही है, इससे कम कर लो। मैंने कहा खरीदनी तो है नहीं भैया, पहुँचना ही है वहाँ तक। तो मैं मतलब हर रूल उसको फॉलो करता हूँ जब से थोड़ा समझदार हुआ हूँ। उसने मुझे ढेर सारी चीज़ें सिखाई। फिर मैं नौकरी, मेरी ट्रेनिंग करते ही मेरा ट्रांसफ़र आ गया ट्रैफिक का। ट्रैफिक पुलिस। और मेरी रट थी कि नहीं, मुझे तो रेसिंग टीम में जाना है। 1-2 साल में ऐसा हुआ कि मैंने तुक्का लग गया। मैं सीनियर नेशनल में 2003 में सीनियर नेशनल में मैंने सिल्वर मेडल जीता। जब दिल्ली पुलिस में थे? जब दिल्ली पुलिस में था, तो दिल्ली पुलिस को 12 साल बाद किसी ने मेडल जीता नेशनल में। दिल्ली पुलिस से किसी एम्प्लॉयर ने, मतलब जो उसमें काम, मुलाजिम ने। हाँ। तो सब बोले तुक्का लग गया, ये तो हाँ। ये से ही था। और 120 के जिम तब मैं खेला था। फिर ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मैंने 12-13 साल बाद फिर मेडल जीता। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेडल जीतना उस टाइम बहुत मुश्किल होता था। रेसलिंग में, क्योंकि ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेडल जीतना यानी 2 टीम आती थी, 2-2 टीम, हरियाणा, CISF, BSF, पंजाब पुलिस, ये सब बहुत मुश्किल होता था। फिर बोले जी तुक्का लग गया, ये तो ऐसा ही है। फिर 2005 में मैं सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। और दिल्ली पुलिस से कोई 23 साल बाद कोई उसका एम्प्लॉय जा रहा था, जो पहले उसने स्पोर्ट्स से भर्ती किए थे, सब इंस्पेक्टर वो गए थे, उसके बाद मैं जा रहा था। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सोनू जी। मैं खेल के आया और एक ऑफिसर कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो मेरे एंटी हो गया और वो इंडिया चीफ कोच बन गया। और दिल्ली पुलिस में मैं कहीं पे मैं खेलूँ, मैं वेट दूँ, मैं गिरी करूँ में खेलता था 96 kg में, वो मेरा वेट फ्री स्टाइल में स्किप करते। मैंने कहा तो दिक्कत हो गई। और उस टाइम पे मैं अपने वेट में इंडिया में 1 ऑफ द, मतलब मैं अपने वेट में सही हो गया था, मतलब सबको मैं हराने लग गया था 96 kg में। फिर डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो कोई बंद ही नहीं हुई। जो डी चलती है ना, एक डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है, कोई लिख देता। क्योंकि क्या है कि आप है ना, एक बार मैं किसी मेरी गेट पे ड्यूटी लगा दी उन्होंने। ऐसे ड्यूटियाँ लगा देते थे, यूनिफॉर्म भी ऐसी होती थी। तो मैंने, वो भी मेरे लिए बहुत सीख थी। गेट पे ड्यूटी लगा दी और मैंने ऐसे ही टोपी पहन रखी, कुछ वो पहन रखा, और एक DC पे आया, मैंने उसको ऐसे सलूट किया दूसरे हाथ से, जो सही हाथ होता उसे किया ही नहीं, क्योंकि इतना उठा नहीं। वो DCP ने गाड़ी रोकी, मेरे पास आया, वो बोला कि इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी तो यू नो नीड टू सैल्यूट एनीवन।
और इफ़ यू डोंट सैल्यूट योर ड्यूटी देन यू विल सैल्यूट एवरीवन, और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। अगर भैया आप अपनी ड्यूटी के लिए आप सही हो तो आप किसी को सैल्यूट करने की ज़रूरत है नहीं, और ड्यूटी के लिए सही नहीं हो तो आप किसी को सैल्यूट करते रहो, कोई किसी को नहीं पड़ी आपकी। उसने मेरी टोपी ठीक की, उसने मुझे बताया, वो IPS ऑफिसर था। फिर मैंने उसको बोला कि मैं ऐसे ऐसे टीम में ये था, और फिर क्या हुआ कि थोड़ा ऐसे सस्पेंड चल रहा था, कुछ चल रहा था। फिर मैं तैयारी करके गया, रशिया में चला गया मैं, कि भाई वहाँ से तैयारी करके आके भाई मैं अब कॉमनवेल्थ खेलूंगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलूंगा, बाकी चीज़ खेलूंगा, जो पैसे हैं 2-2.5 लाख रुपए हैं चुका दूंगा। उस टाइम पे 2006 में 2.5 लाख रुपए बड़ी चीज़ होती थी। सैलरी होती थी 8,000 9,000 समथिंग ऐसे ही। मुझे इंजरी हो गई यहाँ पे, चोट लग गई किसी कारण से। चोट लग गई तो आपका एक रूल होता था एमेच्योर रेसलिंग में कि भाई 1 मिनट तक अगर खून आपके आ रहा है तो आप वो कुश्ती ट्रायल नहीं दे सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा। वो मैं खेल नहीं पाया, कुछ उस अधिकारी के कारण, कुछ मेरी इंजरी के कारण, और सब पैसे वालों के फ़ोन आने लग गए, भाई वो हमारा पैसा कब दे रहे हो, वो पैसा कब दे रहे हो, ये सब कब दे रहे हो। अब मैंने सोचा समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है क्या नहीं है। मैं छुट्टी ले ली, मैं छुट्टी पे चल रहा था तो कोई बोली भाई टर्की में कोई एक मिट्टी कुश्ती चैम्पियनशिप हो रही है, 2 लाख रुपए दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई उनकी टीम ही में उस टाइम पे जा रही थी। जीतने पे 2 लाख मिलने थे। जीतने पे। और उससे पहले मैं साउथ अफ्रीका में खेल के आया था 2006 में, और एक टूर्नामेंट में मैं फर्स्ट आ गया था, और मेरा पुलिस हेडक्वार्टर में बाकायदा फ़ोटो था कि पोल कमिश्नर था, उसने बहुत बधाई दी, सब कुछ दिया, उसने अपना नंबर दिया कि भाई। अब मैंने सोचा अब तो मैं इंस्पेक्टर बन ही गया, मतलब भाई 3 स्टार, मतलब थोड़ी सी दूरी पे हैं। एक बार किरण बेदी मैडम मिले थे, उनके साथ में अंडर में ट्रेनिंग भी किया था। फिर उनसे पूछा, बोली तुम एक खेल के आओ बेटा, मैं इसे करवाती हूँ। फिर देखा तो डडवाल जी कमिश्नर बना दिया और उन्होंने सस्पेंड किया था। मतलब उस दिन हेडक्वार्टर मुझे याद है, या तो इंस्पेक्टर बन रहे हो आप या सस्पेंड हो रहे हो, मतलब कि इसकी क्या यूनिफॉर्म पहन रखी है। उसको पता चल गया कि मैं थोड़ा सा मतलब मैडम का थोड़ा सा मतलब चेता हूँ हल्का सा, मुझे वो जानते, तो सबसे पहले उसी ने मुझे सस्पेंड किया, बोला इसकी डी चलाओ, बदतमीज़ है ये सब वो सब समथिंग कुछ ऐसा ही कुछ बोला। तो मैंने उस टाइम पे साईं बाबा मंदिर नहीं होता था, उसके बाहर बैठ के मैंने वो गुलदाना लिया खाया। फिर मैं लोधी गार्डन में जाता था, मैंने एक कुत्ता देखा, उसकी 3 टांग थी, रात के 1 बजे, और चांदनी रात थी। वो ऐसे एक टूक को उठाने के लिए एक नाली थी, वो क्रॉस कर रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। उसने तीसरी बार में झटका के क्रॉस कर गया, उसका मुंह फूट गया, सब कुछ किया, मगर वो रोटी का टुकड़ा उठाए खा रहा है। फिर मैंने कहा जब ये जानवर हार नहीं मानता तो हम इंसान हैं, हम कैसे हार मानेंगे। तो मैं उसको बोलूँगा कि भैया आज तुम ये बात कर रहे हो, कल मेरा फ़ोटो लगाओगे यहाँ पे। क्या बात तो सोनू जी ऐसे इंसिडेंट बने, एक जिम से मुझे निकाल दिया था एक टाइम पे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने बोला कि भाई फिर जिम का ब्रांड एम्बेसडर बना, तो जहाँ से निकाला था वही मैनेजर मेरे फ़ोटो लगा रहा था। एक जीन्स खरीदने गया मैं, उस टाइम हमारे पास 225 रुपये थे, 189 रुपये थे। उसने जीन्स दी नहीं हमें। फिर मैंने ऐसे मस्ती में बोला लगाया, फिर उसी में कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना, उसके उधर फोटो थे। क्या बात है। तो ऐसे ही मैं एमवे कई चीज़ें ऐसे हुई कि डिब्बा नहीं खरीद सकते थे, उनके ब्रांड एम्बेसडर बनते हो। तो फिर टाइम देखा, फिर आप दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ते हो, फिर आप कमिश्नर आपको करते हैं, फिर आप चेहरा बनने के लिए वो करते हो, फिर आप लबासना जाते हो। मैं लबासना जाता ना, अपना आई कार्ड की कॉपी देखता था जब पहली बार गया तब। अच्छा लगता है इसके IAS IPS IRS को अच्छा मैं करने लगता जा रहा, तो तब देख रहा था बैठ के। अब मैं सोचता हूँ कि भाई वो जो पागलपंथी थी ना, बेवकूफ़पंथी थी, ये शोटे में बताया आपको कि भाई वो भी अच्छा था। अगर वो नहीं होता तो ये सब नहीं होता। नहीं, बिना पागलपंती के आदमी पहुंचता भी नहीं ऊपर, पहुँचता भी नहीं। और मेरा मानना ये है कि जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताओ, ये 2 नवंबर का क्या सीन है, ये MMA का क्या कहानी है? MMA क्या मिक्स्ड है? मार्शल आर्ट बोलते हैं, हाँ, मिक्स मार्शल आर्ट। क्या है ये? मैं क्या है कि सोनू जी मैंने रेसलिंग बहुत किया है पहले। देखो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे बहुत मौका मिला। मैंने मिट्टी कुश्ती स्टार्ट किया था, 1 रुपये कुश्ती से खेलना। अब जब ये पॉडकास्ट लाइव होगा तो आप ये कर चुके होगे, कुश्ती आपकी MMA हो चुकी होगी। कोई बात नहीं जी। हमारी शुभकामनाएं हैं पहले तो, बहुत बहुत आपको पूरे देश की शुभकामनाएं हैं कि ठोक के ही आना जिसको ठोकना। उदो जी तो इसमें क्या फ्री होता है, कुछ भी मारो कैसे भी पीटो? ये मैं उसी पे आ रहा हूँ, बहुत खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि जी आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं कि भाई कुछ हो गया जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, जान भी चली जाएगा? जान भी चली जाती है, जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। रिंग में छोड़ देते हैं। और ये स्पोर्ट्स है 18-20 साल के बच्चों का, 25 साल मैक्स टू मैक्स। हम तो 40 के बाद ये सब कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जो फाइट होगी वो 20 साल के बच्चे से होगी? 20 साल 22 साल 25 साल कितने हो गए ऐसे बच्चे से बस, और आप 40? हम तो 40 से भी ऊपर हैं सोनू जी। तो होता क्या है MMA? अब मैं बताता हूँ।
5-5 मिनट के 3 राउंड होते हैं नॉर्मल, उसमें चैंपियनशिप में 5 मिनट के 5 राउंड होते हैं, तो भी 5 मिनट के 3 राउंड होंगे। तो क्या होगा कि उस रिंग में छोड़ देंगे, या तो मैं जीत जाऊंगा या मैं फिर सबमिशन कर दूं, हार मान लूं, तभी वो रुकेगा, या फिर 5 मिनट के बाद कुछ नहीं हुआ तो रुकेगा, एक ब्रेक होगा बीच में 1 मिनट का, फिर उसके बाद 5 मिनट का। मगर ये है कि पंच मुक्के लात उठना पड़ना, फ्री स्टाइल लड़ाई है, फ्री स्टाइल लड़ाई है। गांव में कुश्ती होती थी, कूट दो पीट दो, ये कूट दो, गांव की कुश्ती तो फिर भी बहुत सही थी कि भाई आदमी कहीं चोट नहीं लगे, ये तो चोट लगाने के लिए है। ये चोट लग जाती है इसमें। आप देखना कि ये सर्च करना, जैसे एक WWE स्टाइल होता है, वो डिफरेंट होता है, ये MMA तो बहुत ब्रूटल है, मगर वर्ल्ड WWE से ब्रूटल है। वो तो कुछ भी ब्रूटल नहीं। अंडरटेकर, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने मिट्टी कुश्ती स्टार्ट किया, हाँ, फिर मुझे मौका मिला मैट पे खेलने का, देश को रिप्रेजेंट करने का, फिर मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आ गया, मुझे एक ले गए, फिर मैंने प्रोफेशनल रेसलिंग का एक पूरा शो किया जो WWE टाइप होता है, वो शो किया, फिर मैंने उसके ढेर सारे मैच खेले। एक बच्चा जो कभी 1 रुपये का मैच खेलता था, जो उसका मैच होता है करोड़ों में होता है, तो वो खेले। फिर रेसलिंग को मैं 3-3 मिनट के 6 राउंड खेले, तो फिर मैंने कई साल बाद रेसलिंग में वापसी किया। तो मेरे नेफ्यूज़ हैं बाकी, और वो कहते क्या रेसलिंग यार क्या पकाते हो, MMA देखो कितना कमाल का स्पोर्ट्स है। MMA, हाँ, जिसमें जा रहे हैं अभी। हाँ, तो फिर दुबई में एक शारजा शेख है, वो मेरा दोस्त बन गया ऐसे, बोला यार आपको ना MMA खेलना चाहिए। मैंने सोचा बाकी सब कुछ टूट गया, ये मुंह बचा, खाने का बचा, इसको ये फुटवा दो भैया, मरवाएंगे। फिर मैंने बैठ के उसका एक मैच देखा, मैंने कहा है तो ब्रूटल, मगर रेसलरी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने कहा कोई मुझे ऊपर से भले ही मार लेगा, नीचे फंस गया तो उसको मैं टेढ़ा करूँगा। तो मेरा यही थॉट रहता है कि जब मैं जाता हूँ ना, कि भाई ऊपर में बॉक्सर तो हूँ नहीं, कोई पीटेगा 1-2 मारेगा, मगर कहीं गिरा विरा के फिर मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, गिरा विरा के फिर देख लेंगे, अगर नहीं भी टेढ़ा हो रहा तो नीचे गिरा के। पहलवान की MMA में पहले चैंपियन पता कौन थे, जो रेसलिंग में इतने सफल नहीं थे, वो पहले चैंपियन होते थे। MMA हो गए। हाँ, क्योंकि रेसलर की ग्रिप सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, वो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट करता है। जैसे जूडो में कपड़े पकड़ लिया, बॉक्सिंग में ग्लव्स हो गया, क्रिकेट में बैट हो गया, हॉकी में स्टिक हो गया। एक पहलवान सबसे ताकतवर इंसान क्यों होता है कि वो शरीर को शरीर से पकड़ के तब दाव मारता है। पहलवान प्रथम, आवान माने हर चीज़ में। जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होता है, वो पहलवान होता है। क्या बात है, क्या डेफिनेशन है। आइए, तो मीडिया वालों ने दूसरी बात है कि पहलवान की परिभाषा कर दे रहे, 2 पहलवान बुला लाओ, वहाँ खड़ा कर दो, मतलब ऐसे बदमाश वाली परिभाषा दे दी। मुर्गा लड़ाते हैं जैसे। हाँ, जैसे मतलब ये खोसला घोसला, कई फिल्में ऐसे आई ना, 2 पहलवान बुला लाओ। इलेक्शन होता था तो पता है एक स्थिति क्या हो गई थी, एक बार कितनी खराब हो गई थी कि वो अखाड़ों में आके ऐसे नाम लिखते थे कि तुम नहीं दिखने चाहिए वहाँ पे, पहले कुछ साल पहले। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मगर क्या है कि पहला मैच मुझे खेलने का मौका मिला था तिबिलिसी जॉर्जिया में, और वो कौन साल की बात है ये? पिछले साल की। अच्छा, जॉर्जिया। मैं दुबई मैच खेल रहा था पिछले साल ही, फरवरी में। MMA का तो नहीं था ये? नहीं, दुबई में नॉर्मल मैच था। मैंने वापसी किया रेसलिंग में, 3-3 मिनट के 6 राउंड थे, ओलंपिक में 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। तो दुबई वो इंटरनेशनल प्रो लीग था, उसमें वन ऑफ द टॉप रेसलर ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो तुक्का लगा, मैं जीत गया। वहाँ पाकिस्तानी था, वो बच्चा कई साल छोटा था मेरे से। अच्छा। और ये MMA का जो मैच हुआ ना, ये भी पाकिस्तानी था। मैंने कहा तारा सिंह के बाद इतने पाकिस्तानियों से मैं लड़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है। पाकिस्तानी तो बेचारे हर जगह ही पिट रहे हैं, मुझे लग रहा है। रही सही कसर आप लोग पूरी कर देते हैं। तो वो इंडियन मेंस टीम हराती है, अभी वुमेन्स ने हरा दिया, आप हरा रहे हो, देश हरा रहा है, हर जगह से पहले जा रहे हैं। देखो जी, क्या बात होता है, कई बार उल्टा लगता है ना, जब ऊँट पे बैठे हुए इंसान कुत्ता काट लेता है। हाँ। तो वो करने का फल भी होता है। पहले पाकिस्तान आगे था, स्पोर्ट्स में आगे था कुछ साल पहले, मतलब मिट्टी कुश्ती में बहुत आगे रेसलर थे उनके, क्रिकेट में भी हमारे से आगे था। हाँ जी, ज़्यादा मैच जीते हमसे। हाँ, लेकिन पिछले 2 साल में हालत बहुत ख़राब हो गई। हाँ, अभी थोड़ी ख़राब हुई है। तो वो पाकिस्तानी था, तिबिलिसी जॉर्जिया मैच, और मैं देख रहा हूँ 19 साल मेरे छोटा। थोड़ी दया नहीं आती फिर, ऐसे बच्चा खेल रहा है, लड़ रहा है। तो जी, वो जो डॉक्टर आया ना, वो बोला यार ये उम्र तो आपको BP संभालो, अपनी बॉडी संभालो, जरूरी है फालतू पंगा लेना, मुझे डॉक्टर कह रहा। अच्छा, नेगेटिव कर रहा है, बिल्कुल फुल ऑन डरा रहा। मैंने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है। मिल्खा सिंह, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। तो फिर वो मैच हो गया। वो सब करे, वो मैच बोले शाम को 9 बजे होगा। सुबह थोड़ा सा खाया, खाना अंदर जा ही नहीं रहा था, और पाकिस्तान के खिलाफ पता कोच क्या कह रहा, भाई नेपाल से हार जाओ, बांग्लादेश से हार जाओ, देखो इससे मत हारो भाई। उनका कोच भी वही कहता है, हाँ, कि भारत से नहीं हारना, तो भाई इनसे मत हारना।
वो बोले मैच शाम को गया नहीं, 18 घंटे बाद मैच हुआ, यानी इंडिया के सुबह 4:30 बज रहे, 1.5 घंटा हमारे से पीछे थे, 1.5 या 2-2.5 घंटे कुछ ऐसे ही। यहाँ पे लाइव का उन्होंने दे रखा था, वो तो उस टाइम पे आने, और मैं सोनू जी मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, टॉयलेट नहीं आ रही, वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम नहीं आ रहा, मैं कूल दिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कूल नहीं दिख रहा, मतलब अंदर से वो लगा हुआ, समझे। खाना कुछ खा रहा हूँ, थोड़ा ज़बरदस्ती खा लिया तो उसमें जाके वॉमिटिंग कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे देखा, और 5,000 कैपेसिटी और 4,500 इंडियन वहाँ पे डॉक्टर जो बच्चे कोर्स करने गए हुए हैं, टिकट लेके वो आए हुए हैं। 300-400 पाकिस्तानी जो लोकल जो करवा रहे हैं, उनके स्वाद भी सिर्फ क्योंकि यहाँ से हमारी तादाद इतनी ज़्यादा, हमारी वो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, वो सब सपोर्ट कर रहे। देखा हुआ वो करे, ये दिस इज़ नॉट गुड, दे आर शूटिंग कैमराज, और हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा वो चाचा वो टिकट लेके आए हैं, पापा कैमरा क्या करेगा, मैं क्या करूँ, वो टिकट लेके आए हैं, टिकट पैसे दे रखे हैं उसने, वो कैमरा लेके आए, पहले रोको भैया, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो, ये लेके आए, वो लेके आए हैं। और उन्होंने सबसे लास्ट में मेरा मैच रखा, कितने बदमाश थे, 11 मैच थे टोटल 10 या 11 हाईलाइटेड, दो मैच थे, एक मेरा था एक दूसरा था। वो मैच स्टार्ट हुआ, एक मेरा इंडियन कोच था और एक 12 कोच था जो जॉर्जियन ओलंपिक कोच था। उसने मुझे समझा कि भाई खड़ा रहेगा ना तो ये बहुत पीटेगा, नया बच्चा है और उसके हाथ वाथ वैसे चलेंगे, कोशिश करना कि एक दो लगेगा, और मगर ये हो जाना। फिर बोला ये ध्यान रखना यहाँ पे लगने से बेहोश हो जाता है। अरे मैंने कहा ये कि डरा रहे हो या मुझे स्ट्रेटजी बता रहे हो, पहले तो बता दो। तो ऐसे हम गए, वो सब किया, मैंने ना पब्लिक की तरफ देखा, सिर्फ हाथ उठाया, ना कोई चीयर किया, कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ माइंड में वही सोच के आ रहा, चुपचाप स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा हिला विला के। एमएमए के स्टांस मुझे कहाँ पता है, मैं तो सिर्फ ये दिख रहा था पास में आ गया तो लात मारूंगा कि भाई पंच वंच नहीं मारे, दूसरा एक पंच मारा यहाँ पे, दूसरा मारा यहाँ पे, तो इतना टाइट लगा कि सांस ले रहा हूँ, उसमें पेन हो रहा। फिर मैंने उसके वो करके फिर मैंने सोचा कि भाई अब ये फंस गया, अगर अब ये ख़त्म होता ठीक है, नहीं तो वो कूट गया तो फिर पीटेगा ये तो फिर सोनू जी तुक्का लगा, 90 सेकेंड में मैं वो जीत गया, उसने सबमिशन में आ गया, उसने गिव अप कर दिया, तो पहला मैच मेरा होता। अच्छा 90 सेकंड में? 90 सेकेंड में ख़त्म हो गया। क्या बात है तो तुक्का लग गया तो ख़त्म हो गया। अरे नहीं तुक्का तो आप देखो बड़प्पन में कह रहे हो, तो क्या नहीं लगते। वो एक पुरानी कहावत है, वो मेहरबान गधा पहलवान तो वो गधे ही हैं, सच बताऊँ तो ये सारा हर चीज़ तुक्का ही होता है। हमारे से बहुत टैलेंटेड, हमारे से बहुत ताकतवर, हमारे से बहुत सुंदर, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज, हर चीज़ वाइज सोनू जी बहुत इंसान है। तो अभी जो 2 नवंबर को हो रहा है ये भी एमएमए ही है? ये एमएमए फ्री स्टाइल है ये MMA। अच्छा, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनते हैं इसको लड़ाई करने के लिए या ऐसे रफ रहता है? ग्लव्स नाम मात्र होते हैं, बॉक्सिंग वाले ग्लव्स नहीं अच्छा, होते। बॉक्सिंग वाले ग्लव्स नहीं होते, कुशन नहीं होता उसमें? नहीं कुशन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे रहता है नॉर्मल, बस मतलब जाओ और जाओ आप भिड़ जाओ सांड की तरह। हाँ, यहाँ पे लग गया ना तो आप गए, मतलब बेहोश हो जाओगे, तो आपको ये सब बचाना पड़ेगा। कोई प्रोटेक्शन नहीं? कोई प्रोटेक्शन नहीं। एक दांत में आप वो पहन सकते हो गार्ड, और एक आप या इनर में जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है यहाँ पे आप एक गार्ड पहन सकते हो। Nothing अच्छा, else। बाकी कोई प्रोटेक्शन नहीं? कोई प्रोटेक्शन नहीं। फिर वो रिंग है, या आप हार मान लो या आप जीत जाओ। तो सोनू जी एमएमए काफ़ी रिस्की है कि वो इसमें छोड़ दो, मगर यूथ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये स्पोर्ट्स आजकल। यूथ में मतलब यूथ लड़ाई मार कुटाई वाली चीज़ें देखना चाहता है, इसका मतलब वो एनिमल इसीलिए हिट हुई है। हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों है संग्राम भाई कि यूथ को लड़ाई पसंद आ रही है? अब दिक्कत क्या है कि फ्रस्ट्रेशन यूथ में डिफरेंट तरीके की है। पहले टाइम में तो बहुत पिटाई होती थी घर में, मतलब आपकी भी होती थी, हमारी भी हुई होगी। मैंने कहा ना कि कभी कभी तो बाप इसलिए भी मारता था कि बहुत दिन से मारा नहीं, ये भी कारण है मारने का। आजकल तो ना स्कूल में पिटाई होती है, घर में माँ बाप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि डरते हैं कुछ करना बैठे। पहले इतनी मार धाड़ देखते थे, फिर भी उनका मानस पटल पे ऐसा कोई मारने वाला इमेज नहीं थी। आज तो मार धाड़ देख ही नहीं रहे घर में, ना घर में देख रहे हैं ना स्कूल में देख रहे हैं। फिर क्यों दिमाग लड़ाई की तरफ इतना आकर्षित हुआ जा रहा है? सोनू जी मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, शिक्षक को आप छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक देश में अनुशासन लौटा देगा। क्या लौटा दीजिए? शिक्षक को आप छड़ी लौटा दीजिए, छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक देश में अनुशासन लौटा देगा। लगता है कि छड़ी से अनुशासन था पहले? बिल्कुल आएगा। पता जी क्या है कि अब तो सरकार ने, कोर्ट ने मना कर रखा है कि आप हाथ नहीं लगा सकते। मजबूरी है भाई, कोर्ट इसलिए मना करे क्योंकि अगर सरकार वाले कोई डिसीजन लेंगे तो मतलब वो वोट चली जाएंगी तो फिर कोर्ट भी तो सरकार के ही उसमें है। अब मान लो कि मीटर आपने घर में बड़ा लगा दिया है, चाहे ट्यूबलाइट लगाओ या दूसरी लाइट लगाओ, अगर मीटर से बिजली नहीं आएगी तो ट्यूब कहाँ जलेंगी? तो दिक्कत क्या है कि वो ज़माना चेंज हो गया, सरकारी गलती नहीं है, ज़माना चेंज हो गया है। और
इसीलिए बच्चों में आप 10 साल तक बच्चे को प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, उसका ध्यान रखो, मगर 10 से 18 साल 17 साल उसके शिक्षक, उसके कठोर शिक्षक बन जाओ। उसको सिखाओ कि भाई हर चीज़ की, आपने बाज को देखा कभी अपने बच्चे को कैसे वो करता है, हवा में ले जाएगा और छोड़ देगा, उसकी माँ नीचे भले कर ले, शेर को देख लो आप। तो ये सब परवरिश करते हैं, हम पालते हैं। हम पालते हैं। उसके बाद फिर आप उसके दोस्त बन जाओ जब 17-18 साल का हो जाए। मैं नहीं कहता कि मारना सब कुछ है, मारने की बजाय आप उसको वैल्यूज़ दो, उसको सिखाओ कि भैया ये चीज़ है। क्या है लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है संग्राम भाई, आपने तो बहुत मेहनत भी करी, दुनिया भी घूमी, बच्चे बड़े सुन रहे होंगे इस वक्त ना, मेरे को भी और आपको। बच्चों को कुछ तो बताओ यार। बच्चे मतलब मैं भी बहुत कॉलेजेस घूमता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ घूमता हूँ, तो मैं सब बच्चों कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक ही बात बोलता हूँ यार कि कुछ भी कर लो, ये ना नशा मत करना यार। कुछ भी कर लो, प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, शरारतें कर लो, थोड़ी आवारागर्दी भी कर लो। इस उम्र में नहीं करोगे तो कब करोगे, लेकिन ये नशा मत करना यार। बच्चे घुस गए उसके अंदर, जंक फूड ने बर्बाद कर दिए शरीर, सोनू जी, लीवर पूरा का पूरा डैमेज। सोनू जी, इसके लिए मैं उन बच्चों को दोष भी नहीं देना चाहूँगा। उसके लिए दोष हमारी सोसाइटी भी है और खासकर सेलिब्रिटीज़ भी है। हाँ, उनका तो बस क्या ही किया जाए मतलब। अब देखो, मैं एक रिनाउंड, मैं बचपन से बड़ा हुआ, जैसे कपिल देव साहब हैं, गावस्कर जी, इन सबको देखा मैंने। हाँ हाँ, गुटखा बेच रहे हैं, सहवाग गुटखा बेच रहा है। अब इंटरटेनमेंट वाले तो चलो बेचेंगे बेचेंगे, कोई बात नहीं है। अब सारे दूसरा आपसे तो ये उम्मीद नहीं है। अब मैं तो कोई जी दूर रहता हूँ। दूसरी बात बताऊँ, आप किसी भी क्रिकेट वाले को दूसरों को देख लो, वो कोई आपको जुआ खिलाएगा, कोई ऐप प्रमोट करते रहेंगे। तो और वो छोटे छोटे बच्चे जो गांव में रहते हैं ना, वो उन सबको अपना आइकन मानते हैं। अरे वो बाप ही तो ले जा रहा है मूवी दिखाने उनकी। मूवी छोड़ दो ना, खिलाड़ी को भी आइकन मानते हैं। वो तो मानेंगे, तो इंटरटेनमेंट वाले हो तो करेंगे, चलो अपना। तो दूसरी बात क्या है कि जब मैं गांव में होता था सोनू जी, मैंने खिलाड़ी को देखा, बड़ा खिलाड़ी, वो प्रैक्टिस करके और वो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो तब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मैंने अनाज, वो मिलता था अनाज, बेचा, चुपके से माँ से वो कटोरा उठाया पीछे से और कंचे वाली वो कोल्ड ड्रिंक खरीद लाया। बंटा बंटा बोलते हैं। बंटा वाली, और वो बंटा पी रहा हूँ। तो जब मैं बड़ा हुआ और मुझे मौका मिला उससे मिलने का, तो मैंने बोला क्यों, गलत था आपका? बोला हाँ गलत तो था। बोला मैंने फिर उसके बाद नहीं किया, वो मेरा गलत था। तो जब मेरे जैसा इंसान वहाँ से प्रभावित होता, तो आज भी ढेर सारे। अब मैंने एक 12 साल का बच्चा किसी गांव में चला गया था, मैं शूटिंग कर रहे, सिगरेट पी रहा था, मैंने उसको पकड़ा। क्यों? बोला जो मेरा फेवरेट स्टार है ना OTT पे, वो सिगरेट पीता है। या मैंने फिल्म आई थी ना, कोई एक साउथ का था, कोई बोला वो इतनी सिगरेट पी रहा था। तो बच्चे भी क्या है कि ये एक वो है, मतलब समझ लो एक क्लीन स्लेट है। कैसा लगता है जब क्रिकेटर को देखते हो ये गुटखा पान तंबाकू बेचते हुए? मैं किसी को भी देखता हूँ जो भी नोटेबल इंसान है, जिनके पास रोजी रोटी है, कि भाई अगर वो ये चीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो एथिकली गलत है, मॉरली भी गलत है। हाँ, मतलब एथिकल मोरल सब कुछ गलत है। अब कई आप बोलते हो, हेल्थ की बात करते हैं, फिर आप वो खैनी बेच देते हो कि भाई खाना आप 6 बजे से पहले खा लो, फिर बाद में आप क्या हो गया वो रजनीगंधा खाएं। फिर समझ रहे हो ना, मतलब काफ़ी ऐसे हैं लोग जिनकी बहुत इज्जत करता था पहले। तो सोनू जी, जो देश का नहीं ना, वो हमारा भी नहीं। और याद रखना, मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाया था, वो मैं आज तक जानता हूँ कि बेटा जब आप ठीक हुए, कुछ होते हैं जो हिस्ट्री का पार्ट बनते, कुछ होते क्रिएट करते हैं। तो मैं एक बात सबको कहना चाहूँगा कि भाई हमारी हार वो नहीं कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। शेर और चीता कितने ताकतवर हो सोनू जी, भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। उसको पता है कि वो भेड़िया है, उसका बच्चा उठा के दिखा दो आप। तो दिक्कत क्या है कि, एक बार दोबारा बोलो यार ये बात संग्राम भाई, क्या गजब बात बोली है यार आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। शेर और चीता कितना ही ताकतवर हो, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि वो जानता भेड़िया है। उसका बच्चा उठा के दिखा दो, पूरा गांव तहस नहस कर देगा, शहर तहस नहस कर देगा। शेर तो आपके सामने वो करता रहेगा। तो इसीलिए वो उसका एटीट्यूड है, वो उसकी, वो जानता कि भाई मैं क्या हूँ। तो मैं सबको कह रहा हूँ, अगर ये हमारे जो यूथ हैं अपने आप को पहचान ले, तो इन्हें किसी के बेड बनने की ज़रूरत है ही नहीं। ये अपना बहुत कुछ कर सकते हैं, इनमें इतना क्रिएटिव है, इतना सब कुछ है। तो भैया नशा, ज़िंदगी में बहुत नशा है, जवानी में बहुत नशा करने की ज़रूरत है ही नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ नशा करो तो ऐसा जो रात को, वो नशा ही क्या जो रात करे और सुबह उतर जाए। नशा वो जो एक बार चढ़े और ज़िंदगी भर ना उतरे। सुरूर तो वो, वाह वाह, नहीं, मेहनत का नशा होता है। मेहनत का नशा। हाँ, एक बार चढ़ जाए तो फिर जब तक आदमी जाता नहीं तब तक वो नशा उतरता नहीं है। और नशा किसी गोली पाउडर में नहीं सोनू जी, ज़िंदगी में नशा है। हाँ।
अगर आप गोली पाउडर का तो 2 दिन का मोहताज है 2 ना। दिन का मोहताज है, वो भी कुछ होगा नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ है ना वो तो हम बहुत कर रहे हैं, और जो चीज़ करनी चाहिए ना वो हम कुछ कर नहीं रहे हैं। दिक्कत वो है। तो इसीलिए ये बच्चों को पहले शिक्षा देनी चाहिए भाई, कि भाई ये देश है, ये धरती माँ है, ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ करना बेटा सही होता है, ये गलत नहीं होता। अच्छा संग्राम भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे को जब हम रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में तो मालूम चला कि आपको एक बहुत भयानक बीमारी थी, अर्थराइटिस, और डॉक्टर ने आपको 3 महीने की मोहलत दी थी परिवार को कि 3 महीने का टाइम है, और आप तो यहाँ पर बैठे हो, वो डॉक्टर जा चुका है अब तक। नहीं, उसने बोला था कि भाई ये बीमारी ना डेथ के साथ जाती है, और ये बीमारी रूमेटिक अर्थराइटिस, यानी अर्थराइटिस 30 तरह का होता है, वो जो डॉक्टरी भाषा में मुझे पता चला। और क्या होता है ये, क्या बीमारी क्या थी? मैं आपको बताता हूँ जी। पहले मेरे पैर से दर्द होना स्टार्ट हुआ, देखो मेरे आज भी उंगलियाँ टेढ़ी हैं ये, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो पैर से दर्द स्टार्ट होना हुआ, फिर पैर से ज्वाइंट पे आ गया, हम्म। इसको बोलते गठियावा, वो कई तरह का होता है, फिर यहाँ इस ज्वाइंट पे आ गया, फिर इस पे आ गया, फिर इस पे आ गया। एक टाइम ऐसा हो गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। अकड़ जाता है शरीर? अकड़ जाता शरीर और खुलता नहीं, और जैसे मैं कुछ चबाने के लिए करता तो पेन होना स्टार्ट हो गया। इसको अर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटिक अर्थराइटिस ये सबसे खतरनाक बीमारी। डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज है नहीं। क्यों इलाज क्यों नहीं है, मैं आप साइंटिफिक बताता हूँ। आम बात, यानी कोई खाना पचे नहीं, कुछ नहीं हो, कोई खाना कहीं सड़ जाता है हमारे उधर, कोई गलत खाते हैं, कोई चीज़ें करते हैं, और वो स्टोर होता रहता है, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। या तो पार्ट आपका फूल के मोटा हो जाएगा, या पार्ट आपका पतला हो जाएगा। फिर डॉक्टर स्टेरॉइड देंगे तो वो खून पतला हो जाएगा, वो ऐसे थोड़ा पार्ट में होगा, हमें लगेगा आराम हो गया है, मगर स्टेरॉइड बंद करते, दवाई बंद करते, फिर वो ऐसे करेगा, वो हड्डी आप वो करेंगे, गैप हो जाएगा, तो हड्डियाँ तो जुड़ नहीं सकती काट के। तो इसलिए बोलते हैं कि बीमारी क्योरेबल नहीं है, मगर ये बीमारी 200% क्योरेबल है। कोई ऐसी बीमारी है नहीं क्योरेबल, है ही नहीं। जो ये जैसे अर्थराइटिस है, ज्वाइंटिस है, बीपी है, टीबी है, कैंसर है, बीमारी तो है ही नहीं सोनू जी, लाइफ स्टाइल डिजीज हैं। जब हम उल्लू बनते तो ऊपर आ जाती हैं, इंसान बनते तो थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। यानी उल्लू बनना, रात भर जागना पूरी उसकी तरह, फिर दिन में ऐसे सोना। अगर मैं कुत्ता बोलूँगा तो आजकल पेट लवर में, फिर वो मेरे ऊपर आ जाएंगे कि भाई ये वो है, समझ रहे हो ना। तो फिर मैंने देखा कि जब मैं 7 साल का था तो घर वालों ने ऐसे कोशिश किया इधर उधर से, तो मेरी माता जी ने हार नहीं मानी। अगर वो ज़्यादा, मैं कहता हूँ पढ़ना लिखना चाहिए, मैंने भी MA किया है हिस्ट्री से, लटक लटक के LLM में लटक लटक के MA पास है। तो वो डॉक्टर बोलते मसाज नहीं करना, और दिन में मुझे 10-15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, मम्मी कभी, आपकी? हाँ, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी डॉक्टर से। ने मना कर रखा था? डॉक्टर ने मना कर रखा था, तो उसने सारे कामों किए जो डॉक्टर ने मना किया था। परमात्मा की मेहर, उसकी मेहनत, सारी चीज़ वो मैं बहुत रिकवर हुआ। और वो डॉक्टर ने जिन्हें बोला 6 महीने हो रहेगा, डॉक्टर साहब तो कई साल पहले ही चले गए। तो बाकी क्या है कि वो अपने ऊपर है सोनू जी। ज़िंदगी में क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई ये चीज़ सही है, तो आई बिलीव इन नेचर। पर देखो, साइंस मैन मेड है, नेचर गॉड मेड है। तो प्रकृति के साथ आप रहो, प्रकृति के दोस्त बन जाओ, तो आप स्वस्थ भी रहोगे। और आप कैसे बनेंगे दोस्त? दोस्त इसलिए बनेंगे भाई, कैसे बनेंगे? अगर आपको प्रकृति के दोस्त बनना सोनू जी, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। टाइम पे सो, टाइम पे उठो। क्या टाइम है सोने का? सोने का आइडल टाइम क्या है, 11 से 2 तक हमारा लीवर खून बनाता है रात को जी। चाहे आपको नींद आए या ना आए, बिस्तर पे चले जाओ। फिर आपको सूर्य निकलने से पहले थोड़ा उठ जाना चाहिए, तो कोई भी बीमारी है वो आपकी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आप क्या करो, मौसमी सब्जी खाओ, मौसमी फल खाओ, या मौसमी अनाज खाओ। इस पूरी जितने भी जीव है ना, इसमें सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो कमाता है, और यही नालायक ऐसा है जो भूखा भी सोता है, जो बीमारियों से मरता है, जिसका सारी चीज सब कुछ होता है। समझे ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बाकी तो किसी कुछ है नहीं, इस पूरी सृष्टि में इंसान ही कमाता है, और यही सबसे ज्यादा परेशान भी है। यही से ज्यादा परेशान है, भूखा बीमारी से भरा पड़ा है, लेके जाता है और फिर वो करता है। देखो सोनू जी, ये जिंदगी लीज पे मिली है, हम रजिस्ट्री करवाने चक्कर में घुसे रहते हैं। कुछ होना है नहीं, जिगर करे ना चाकरी है वाली कहानी। मुट्ठी बंद करके आते, मुट्ठी खोल के जाना है। जिंदगी क्या सोनू जी, पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस ये जिंदगी का सफर। अरे क्या बात है संग्राम भाई, तो छक्के पे छक्के मार रहे हैं आप और तो। कुछ है नहीं। अभी ये जो फेडरेशन का झगड़ा हुआ, अभी ये WWE में ये रेसलिंग फेडरेशन के जो लोग सड़क पे उतर आए, आप थे उसके अंदर? सोनू जी, मैं तो हर चीज़ से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं ब्रिजभूषण जी का जो
कहानी चली थी पूरी लंबी चौड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पहला ब्रांड एम्बेसडर बना था और मोटिवेशनल स्पीकर बना था, और ब्रजभूषण जी तब प्रेसिडेंट होते थे। कुश्ती के लिए इस इंसान ने बहुत काम किया है, ब्रिजभूषण जी ने ब्रजभूषण जी, बहुत काम किया, बहुत काम किया। लेकिन एलिगेशन तो खूब लगे। मैं बताता हूँ, एक टाइम पे कुश्ती के लिए बहुत काम किया, इसको आधी रात बोलते थे, थोड़े से वैसे थे, थोड़े दो कर दूँ, मगर प्यार से नॉर्मल था। फिर बाद में जो एलिगेशन लगे ना, मैं भी हैरान हूँ। जो बच्चे थे, जैसे वो छोटे हमारे भाई बहन हैं, उनको देखा, उन्होंने ज़मीन से चांद छुआ है, आसमान छुआ है, चाहे वो बजरंग है, चाहे वो विनेश है, साक्षी है, या बाकी और हैं। तो मैं तो हैरान था कि भाई किसके लिए बोलें, किसके लिए कहें, क्या कहें। जो एलिगेशन आ रहे थे तो मैं भी खुद हैरान था कि भाई क्या क्या करें। हालत वो थी कि भाई वो विषमपिता में है, वो बाणों से छलनी है, और वो उसको पता ही नहीं कि भाई दुर्योधन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, वो सब समझ रहे हो ना, करना पड़ रहा था। तो ये इससे क्या कुश्ती पीछे चली गई। ऐसी चीज़ें होने चाहिए। फर्क पड़ा इससे। हाँ, कई बच्चों के कुछ नेशनल गए, कुछ चीज़ें गई। अब की बार ओलंपिक में मुश्किल से एक मेडल आया था हमारा अमन का। तो ओलंपिक में हम 2-3 मेडल जीत रहे थे कुश्ती में पिछले 2-3 बार से। तो स्पोर्ट्स पीछे जाता है, और ये क्या होते हैं, विवाद है ना, बहुत वो होते हैं कि भाई हम बोलें कि ब्रजभूषण जी ठीक थे, या हम बोले भैया जो हमारे जो रेसलर थे वो ठीक थे। तो हम तो उस स्थिति में ना, हम आपको क्या लगता है? मुझे सोनू जी, मुझे इनका मैं देखता हूँ, इनका सुनता हूँ, तो भी लगता है कि भाई ये अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। जो बच्चे कह रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं, जो रेसलर कह रहे हैं, उसका मैं देखता हूँ, उसका सुनता हूँ, तो अपने हिसाब से वो ठीक कह रहा है। तो ना तो हम डिसीजन लेने वाले, ना हम उस पद पे, ना हम उस चीज़ों पे, तो हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। लेकिन थे आप वहाँ पर उनके साथ? नहीं जी, मैं उनके साथ नहीं था, मैं किसी के साथ नहीं था, मैं सिर्फ वो खबरें पढ़ रहा था, और उस दौरान मैंने अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दिया था। हर रोज़ 100-125 मिस्ड कॉल आती थी, मुझे पता था ये सारी जर्नलिस्टों की होंगी मोस्टली इनमें से। कोई इंटरव्यू नहीं दिया उस वक्त? नहीं, मैंने कोई इंटरव्यू दिया नहीं, ना के बराबर, क्योंकि मैं बोलूँगा क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं, खाम खा, मतलब उसका फ़ायदा क्या है। लेकिन पॉलिटिक्स में, मतलब खेल में पॉलिटिक्स तो है। देखो जी, पॉलिटिक्स किस चीज़ में नहीं है सोनू जी, हर जगह पॉलिटिक्स है। पहले खेलों क्या में होता था कि राजनीति का धर्म होता था। खेलों में तो नहीं होनी चाहिए। अब सोनू जी, दिक्कत क्या है कि खिलाड़ी से खिलाड़ी से बड़ा वैसे कोई नेता भी नहीं होता। मैं बताऊँ आपको, खेल में इतनी राजनीति होती है कि वो राजनीति वाले कम राजनीति करते हैं। खेल में भी होती है। हाँ, बहुत राजनीति होती है खेलों में। जैसे कि वो अपने हिसाब से होते बेवकूफ़ ही हैं सारे, मगर तिकड़म बहुत लगाते हैं। छोटी छोटी, मतलब अब तो फिर भी चीज़ें बहुत ओपनली आ गई हैं भाई, सब कुछ साफ़ है, ऑनलाइन हो गया है, ट्रांसपेरेंटी हो गई। पहले तो क्या होता था कि भाई आप खास हो तो आप ये चीज़ें कर रहे हो, दूसरा खास हो दूसरा चीज़ें कर रहा है। मतलब पहले तो बहुत हो गया था। आजकल तो स्पोर्ट्स में तो बहुत फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी दे रही है। हाई अथॉरिटी में कहाँ कहाँ मुलाकात हुई आपकी? किस किस से मिलने का मौका मिला? जी, हाई अथॉरिटी में मुझे सबसे मिलने का मौका मिला है, प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके सबसे। मिले मोदी साहब से? हाँ, मोदी साहब ने मुझे बुलाया था जब मैं कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बना था, जब पार्लियामेंट ने बुलाया था मुझे। मुलाकात हुई उनसे? जी, मुलाकात हुई। तो मेरी आँख पे चोट लगी थी, जो मैं चश्मा पहन रखा था। अच्छा, क्या बोले फिर? तो मैंने उस पढ़ा था कि उन्हें कोई एसडीएम सस्पेंड कर दिया था, चश्मा पहने गया था। तो मैंने बोला कि सर मुझे तो ये लगा हुआ है, मगर उनकी सर की मेमोरी इतनी शार्प थी, जब भी अगली बार कभी मिले तो हाँ आँख ठीक है। अच्छा, हाँ, मैंने कहा वो डिजर्व करते हैं, शार्प माइंड बहुत। कितनी बार मुलाकात हुई? पहली बार मिला था हम 2015 में, वो सही मुलाकात थी, मतलब बैठ के सारी चीज़ करके। बाकी तो किसी प्रोग्राम में या ई मीटिंग या नॉर्मली या ये सब, वो वैसी मुलाकात। और किस किस से मुलाकात हुई? अब्दुल कलाम साहब से मेरी मुलाकात क्या हुई। बात! तो उनसे मैंने बहुत सीखा। एक बार वाह, ये बताओ कुछ, ये तो मेरे मतलब का टॉपिक है। एक बार क्या हुआ, एक प्रोग्राम था, तो तब हम नए नए थे, तो एक प्रोग्राम में हम चले गए। वहाँ पे पूरा प्रोग्राम हो रहा था, और मुझे पता नहीं था कि शहर में ना ऐसे आवाज़ करके पिया नहीं जाता। आवाज़ करके पीना यानी आपको थोड़ा सा ऐसे मानते हैं कि भाई ये अनपढ़ गवार टाइप है। वो मैंने बाद में सीखा, शादी होने के बाद पता चला। तो हम वहाँ पे चाय तो पीते, दूध मिल गया हमें, जैसे मशीन वाला दूध था, तो उसको कप में डाल के ऐसे आवाज़ करके पी रहे थे। गर्म था थोड़ा सा। अब सब हमारी तरफ देखने लग गए, हम 3 बैठे हुए थे, तो कलाम साहब ने देख लिया। कहाँ की बात है ये बात है, एक प्रोग्राम था, पता नहीं वो प्रेसिडेंट हाउस के पास था किसी जगह, दिल्ली में ही? दिल्ली में ही प्रोग्राम था। तो प्रेसिडेंट हाउस में था, पता नहीं उसके पास था, कहीं था। तो कलाम साहब आए और हमारे पास है ना प्याली में डाल के, और हमारे से तेज़ आवाज़ में करके पीने लगे। तो फिर उसने बोला कि क्या बात है। तो फिर उसने बोला कि देखो अच्छी बात है, इस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना आप तीनों ही हो।
तो फिर मैंने उससे मतलब मुझे थोड़ी सा एक जिज्ञासा रहती थी पूछने की। फिर उसने बोला कि ग्रूम करो मगर अपनी रूट मत छोड़ो, अपने आप ग्रूम करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, रूट नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, अपनी जड़ें हैं ना वो रखो। फिर मैंने पूछा कि सर आपके अनुसार ज़िंदगी क्या है? बोला जो एक पल आपने जी लिया ना ये ज़िंदगी है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो वो कलाम साहब से मैं 2 बार मुझे मिलने का मौका मिला और दूसरी बार तो मतलब काफ़ी और बात करने का मौका मिला। पहली बार नॉर्मल था, तो किरण बेदी जी से मैंने बहुत सीखा। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था नॉर्मली सारी चीज़ें हो गई थी, तो उसने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा तुम कभी भी ज़िंदगी में छोटे के लिए सेटल मत करना, तुम कुछ अलग करने के लिए बने हो। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मुझे मिलने का मौका मिला, उसने मुझे एक वॉच दिया था बहुत कई साल पहले। तो मुझे सबसे मतलब मिलने का मौका मिला। एक बच्चा जो कभी गांव में सरपंच उससे मिलता नहीं था, कोई साइन करवाना होता था। सबसे ज़्यादा मिलकर मज़ा किससे आया? कोई एक नाम बताओ। अब्दुल कलाम साहब से सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मज़ा आया। वैसे कैसा व्यक्तित्व? उसको देख के मुझे लगा कि भाई बड़ा इंसान वो होता है, बड़ा इंसान साधारण बनने के लिए बड़ा साधारण बनना पड़ता है सोनू जी। तो वो अब्दुल कलाम साहब थे। आप देख सकते हो उनका हर एक्शन, हर बात, हर चीज़ें, मतलब बिल्कुल वो। हालांकि मुझे मोदी से मिलके बहुत अच्छा लगा कि मैं देखा कि भाई कि इस लेवल का इंसान यहाँ पे है तो बहुत कमाल का था। किरण बेदी जी से, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से, या मैं जिससे भी मतलब मुझे मिलने का मौका मिला। कोई एक ऐसा इंसान जिससे मिलने की इच्छा हो, अभी तक मुलाकात नहीं हुई? इंडिया में या बाहर? जहाँ का मन करे। ऐसे तो ढेर सारे बाहर। कोई तो एक नाम किससे मिलने की बड़ी इच्छा है, साथ 2 रोटी खा लें साथ बैठ के तो आनंद आ जाए। अब सोनू जी सच बताऊँ ना तो बस अपने से मिलने की इच्छा है। हाय हाय हाय, ये तो शायराना हो रहे हो आप। नहीं, मैं खुद से नहीं मिल पाता। हाय हाय हाय, ये तो शायराना जवाब है। पहले जब मैं 20-30 साल में होता था ना तो मुझे लगता था कि भाई मुझे बहुत कुछ पता है और ये है और सब कुछ है। अब जो 40 से ऊपर गए ना तो पता चल रहा है कि बिल्कुल गोची हूँ, कुछ नहीं पता है। और अब मुझे शौक ही नहीं कि भाई उससे मिल लो या ये फ़ोटो खिंचवा लो या ये चीज़ कर लो या वो चीज़ कर लो या ये गाड़ी। सच बता रहा हूँ मैं, आप घर में घुसाना, पता मैंने क्या बोला यार, मैं बड़ा बेवकूफ़ था। और मेरे घर में भी मर्सिडीज ये सब खड़े, मैं इसकी FD करवा देता ना, ठीक रहता। वो सारी गाड़ियाँ ख़राब ही रहती हैं। ये मेरी गाड़ी बिकवाएगा भाई आदमी। नहीं, सही कह रहा हूँ सोनू जी। वो देखो दिखावट में क्या मज़ा है। नहीं, दिखावा में तो वैसे कोई मजा नहीं। हाँ, तो अब मेरी जब गाड़ी साल में 1000 किलोमीटर नहीं चलती सोनू जी, उसका क्या फ़ायदा हो। हमारी चलती है सर, हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़रूरत पड़ती है। सोनू जी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप साइकिल पे जाओगे ना तब भी कोई बात पड़ेगी, वो होगा भाई नहीं। एडिट मत करना, ये लगाना है, ये इंट्रो में लगाना। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप साइकिल पे जाओगे क्या फ़र्क पड़ना है। अब क्या साइकिल पे जाऊं? देखो सोनू जी, साइकिल पे जाओगे तो बहुत फ़ायदा है। एक तो पोल्यूशन, पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, वातावरण सही होगा, तीसरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखो पहले हम क्या होता था, लगेगा कैसे मुझे बताओ? मैं सूट पहन के, टाई पहन के साइकिल चला रहा हूँ। सोनू जी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही रहोगे जहाँ से भी जाओगे। ये बात मान लो। गधा तो मैं ही दिखूंगा पूरे सड़क क्यों? वो औरों को लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप गधे दिख नहीं, रहे मैं साइकिल पे फिर ड्राइवर रख लूंगा, फिर पीछे बैठ जाऊँ। नहीं, फिर उसका आनंद नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये चाह रहे हो कि अगले प्रोग्राम करने हैं मैं सूट पहन के, टाई लगा नहीं, के। आप सूट टाई अपने बैग में डाल लो, लगे अच्छा। तो साइकिल कंफर्टेबल चलाओ, वहां जाके सूट टाई पहन लो। अच्छा, ऐसा करूं? अब सोनू जी आप मुझे बोलो, और जो आजू बाजू वाले गाड़ी रोक के मेरे से फोटो खींचना मांगे तो फिर क्या बोलूं? खिंचवाओ सोनू जी। संग्राम भाई, यूथ के लिए मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे ना, कि सबसे पहले तो आप फिटनेस, आपकी माशाल्लाह बहुत ही गजब है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज के यूथ को कुछ फिटनेस के 3-4 टिप्स अगर आप तुरंत बता दें, क्योंकि हम पॉडकास्ट के लास्ट पार्ट में पहुंच रहे हैं। देखिए यूथ को एक तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई घर का खाना कभी स्किप मत करो। आपका बाहर का कोई डिब्बा, कोई गोली, कोई भी चीज़ आपके घर के खाने को रिप्लेस कर ही नहीं सकता। आजकल सोनू जी हम बहुत गलत जगह पहुंच गए हैं। ढेर सारे बैठ जाते हैं हेल्थ के नाम पे बात करते हैं, उनको हेल्थ का एच नहीं पता। सच बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि उनके हाथ पर ककड़ी जैसे होते हैं, भाई दूध नहीं पीना चाहिए और गेहूँ खाने से, गेहूँ में पता नहीं ग्लूटन है और दूसरी चीज़ है और तीसरी चीज़ है और ये नहीं खाना चाहिए, और मीठा खाने से ये होता है। सोनू जी हम तो दूध, घी ये सब खा के बड़े हुए हैं, गेहूँ खा के बड़े हुए हैं। तो भैया मैं कह रहा हूँ कि अपना सोच ठीक कर लो, जहाँ से आप दूध ले रहे हो, जहाँ से चीज़ें कर रहे हो, मीठा ज़रूर खाना चाहिए। मीठा खाने से चेहरे पे चमक आती है, शरीर हेल्दी होता है, ताकत आती है, डाइजेशन आपका ठीक रहता है। क्या गजब बात बोल रही है, दुनिया कह रही है मीठा नहीं खाना चाहिए। जी सोनू जी, मैं ही तो बता रहा हूँ। अब कोई बच्चा है
जुआ खेल रहा है तो उसके पिताजी को गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो मेरी बात भी आप पूरी सुन लो। मीठा खाने से आपकी बॉडी में ताकत आती है, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी रहती है, चेहरा अच्छा रहता है, आप हष्ट पुष्ट रहते हो। मगर मीठे में चीनी नहीं खाना आपको, आपको गुड़ खाना है, आपको मिश्री खाना है, आपको देसी खांड खाना है। और ये जो मार्केट वाला शहद नहीं खाना है। तो चीनी के सेब खतरनाक है, शहद लो तो जेन्युइन शहद खाना है। नहीं, अच्छा ये बताओ कि शादी इतनी लेट क्यों करी फिर आपने? आपकी देखो- शादी हुई अभी 3 बरस पहले। सोनू जी, पहले शादी या 17 साल की उम्र से हो रही थी, फिर 40 में जाके हुई है। तो क्या है कि वो शादी अपने हाथ में नहीं है। आपके लिए सूटेबल परफेक्ट जो इंसान मिलेगा तभी आपकी शादी होगी। और मैं बहुत लकी हूँ कि जिससे मैंने शादी की। हाँ, तारीफ कर रहे हो उनकी, हाँ, कि घर भी जाना है। मैं बताता हूँ क्यों। मैं समझ गया। मैं बताता हूँ क्यों। समझ गया, समझ मैं गया। बताता हूँ क्यों। घर भी जाना है। नहीं, सुन तो लो, घर तो जाना है, कोई बात नहीं भैया। इसी दुनिया में कुछ इंसान होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। शी इज़ वन ऑफ देम। जैसे उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है ना, जैसे मान लो उनको ये कप पसंद नहीं, तो कहेगी कप को उठाओ भैया, ये सही नहीं है। कभी मन है पॉलिटिक्स में जाने का? मेरा मानना ये है कि राजनीति बहुत उच्च इंसानों का काम है, हम तो बहुत छोटे हैं। नहीं जाना मतलब साफ साफ बोलो ना। हाँ भी अभी मन नहीं, मगर मान लो कल को मैं चला गया, फिर आप यही क्लिप काटोगे, अच्छा है वहाँ पे तो ये बात बोल रहे थे। तभी तो पूछ रहा हूँ। अपने हाथ में ना सोनू जी, कोई भी चीज़ हो ना अपने हाथ में है ही नहीं। मतलब दरवाजे खुले हैं। देखो दरवाजे खुले इंडिया। आपके बॉक्सर भाई विजेंद्र भाई तो इधर उधर हो रहे हैं। यार भाई है, चलो उसका परमात्मा भला करे। पता है क्या पहले वो कोई एक पार्टी में थे मेरे ख्याल से, फिर दूसरी में चले गए, है ना? ऐसे कुछ था ना, कुछ होती है आपकी बातचीत? बातचीत होती है। मेरा मानना ये है सोनू जी, जिसके वजूद होते हैं ना बिना पद के मजबूत होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और शेर के लिए सिंहासन की जरूरत नहीं है, सिंह जहाँ बैठ जाए वही सिंहासन हो हाय जाता हाय है। हाय हाय हाय। तो ये देश को हम चला रहे हैं सोनू जी, वो तो हमने चुन के बैठा रखे हैं किताब तो मैंने लिखी है, लेकिन मुझे लग रहा है इनको लिखनी चाहिए। मैं सोनू जी एक बात कह रहा हूँ कि देश को हम, ये तो हमारे चुने हुए इंसान हैं, ये तो हमारे सेवक हैं भैया। हम अपने आप को पहचान ले। हम जो टैक्स देते हैं उसमें इनकी सैलरी आती है, चाहे वो आपके एरिया का एसपी है, चाहे डीसी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, जो दूसरा है। इसलिए पहचानो भैया, देश तो हम ही चला रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी। मैं एक बात सोचता हूँ कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। तो सोनू जी, किसी को खुश करने चक्कर में अपने आप को दुखी मत करो। जिंदगी का एक फलसफा बता रहा हूँ, किसी को खुश करने चक्कर में अपने आप को दुखी मत करो। जो आपके दिल में है, जो आप चीज़ें करना चाहते हो करो, शांति से करो, किसी को परेशान भी नहीं करना। मगर मुझे अभी लग नहीं रहा कि राजनीति कुछ है। राजनीति में आएंगे तो सोनू जी तब भी जीत जाएंगे हम तो। कहीं से निर्दलीय खड़े होंगे तब भी हरा लेंगे इनको। तो अगर इनको नहीं हरा पाए तो फिर फायदा क्या है? सही बात कह रहा हूँ मैं। जब एक इंसान जो इतना कमजोर समझ रहे हो इन पार्टियों को आप? मैं कमजोर नहीं समझ रहा सोनू जी, मैं अपने आप को बाहुबली लोग हैं सोनू जी, मैं अपने आप को पहचान रहा हूँ यार। हम इतने ज़मीन से उठ के हुए आए हैं। हम कुछ होते हैं ग्रास रूटर, कुछ होते हैं पैराशूटर। हम तो ग्रास रूटर आदमी हैं भैया। कहाँ से ये ज़मीन से कहाँ पटकोगे? ज़मीन पर पहले ही पड़े हुए। क्या है सोशल मीडिया आज की डेट में आपकी नज़र में? देखिए सोनू जी, सोशल मीडिया का सदुपयोग करे तो अच्छा है, मगर ये सारा फेक वर्ल्ड है। पहले 5 दुश्मन होते थे इंसान के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आजकल 5 दुश्मन और हो गए हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो मतलब क्या है कि हम इसके नंबर पे सोचते हैं कि सही है। सोशल मीडिया का सदुपयोग करो कि भाई कोई विदेश में क्या चीज़ चल रही है, देश में क्या चीज़ चल रही है, हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मगर वो सदुपयोग होता नहीं, वो हम ही नहीं कर पाते। अगर मैं मोबाइल उठाता हूँ कि भाई टाइम देख लो या कोई चीज़ देख लो, तो मैं अपने 5 से 10 कीमती मिनट वहाँ ख़राब कर देता हूँ। तो ये जो नए बच्चे हैं 20 साल के, 30 साल के, कैसे अपने आप को होल्ड कर। जब मैं कई बार मैं सोचता हूँ भाई मैं चलो टॉयलेट गया, कहीं दूसरी जगह गया, चलो भाई एक मैसेज भेज दूँ, मगर सच बताऊँ मैसेज भेज नहीं पाता। उस मैसेज के साथ से ना मैं अपना शरीर भी, अपनी हेल्थ को भी मतलब सेक्रीफाइस करता हूँ, और वो टाइम भी वो करता हूँ। तो आजकल सोशल मीडिया अच्छी बात है कि ज़माना फास्ट है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। फेक दुनिया कैसे है? फेक दुनिया इसलिए कि इसके नंबरों पे आपके मिलियन फॉलोअर हैं। आपका ये है भाई कि मैं तो ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, ये सारी चीज़ें सब कुछ है, मगर उसके बावजूद भी आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो। आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आपके परिवार के अलावा कोई आपका खड़ा भी नहीं होता है, दूसरा आदमी आपके साथ में। तो इसलिए ये जो नंबर ये रिलाई करना, ये फॉलोइंग रिलाई करना, फ़ैन फॉलोइंग और ये सब, मैं इनमें बिलीव नहीं रखता। जेन्युइन इंसान कमा लो। मेरे दादाजी मुझे एक बात बोलते थे कि भाई आप इंसान कमा लो, पैसा अपने आप आ जाएगा, बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो क्या है कि इस
सोशल मीडिया ने, इस फास्ट वर्ल्ड ने हम सबको जोड़ तो दिया है, मतलब एक कॉन्टेक्ट दे दिया, कनेक्शन ख़त्म कर दिया। संग्राम भाई, सोशल मीडिया की बात में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट है बात समझना कि आजकल का जो यूथ है ना, वो किन लोगों को फॉलो कर रहा है सोशल मीडिया पे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यूथ किन से इंस्पायर है, ये बताएगा कि आपका देश 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद कहाँ जाएगा। बिल्कुल। अब ये देखो ना, पहले भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे आइडल होते थे। अब आइडल कौन है? अब आइडल कौन? वो छपरी आइडल है जो पूरा दिन झगड़ते रहते हैं, उनके ऊपर लड़ते रहते हैं, जो वो बच्चे कोई एयरपोर्ट पे नंगे घूमते रहते हैं, कोई दूसरा चीज़ करते रहते हैं। आज जो सारे आइडल इनके वो हैं, तो तगड़ी तगड़ी फॉलोअरशिप है। हाँ, फिर उसको मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उसका होना क्या, कुछ होना ही नहीं है। कहाँ जाओगे आप? आपने एक ऐसे रास्ता ले लिया आपने जिसका कोई अंत है ही नहीं। मतलब इसीलिए क्या है कि इसलिए मैं सोशल मीडिया को बता रहा हूँ कि बच्चे उनको फॉलो करते हैं जो सही चीज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब वायरल होना इम्पोर्टेंट हो गया है, वैल्यूएबल होना इम्पोर्टेंट नहीं है। सोनू जी, अगर आपने अच्छी घड़ी पहन रखी है, आप मुझे अट्रैक्ट कर सकते हो, और अगर आपने कोई वैल्यू होल्ड कर रखी है ना, तो आप मुझे इंस्पायर कर सकते हो। तो इसलिए वैल्यूज़ वाले, आप अच्छी बात बताओ, कोई वीडियो बिल्कुल वायरल नहीं होगा। और मैं तो ये भी जानता हूँ संग्राम भाई कि इंस्टाग्राम पे 99.9% तो फेक दुनिया है। फ़िल्टर यूज़ करके फ़ोटोग्राफ डालते हैं, एंगल लगा के फ़ोटोग्राफ डालते हैं। मतलब मुझे तो कभी कभी इंस्टाग्राम देखकर लगता है कि दुख है ही नहीं इस दुनिया में। सब खुश हैं, सब खुश हैं। कोई हॉलीडे जा रहा है, कोई मकान ले रहा है, कोई कार ले रहा है, सब खुश है। असली दुनिया तो ऐसे नहीं होती। तो असली दुनिया तो पैकेज में आती है। 50 रुपये वाला फ़ोटो खिंचवा रहे हैं ना, 20 रुपये वाले जैसे हम हैं, जैसे दिखते हैं, वैसे कोई करता है ही नहीं। इससे हमारा यूथ आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है। मोहब्बत के पैमाने बदल गए हैं देश में। देखो सोनू जी, मोहब्बत अधूरी रही तो मोहब्बत होती है, पूरी हो जाए ना कुछ नहीं होती। अगर वो हीर रांझा, सोनी महिवाल, वो पूरी मोहब्बत होती है ना, अरे पूरी वो दूध धो रहे होते या सब्जी ला रहे होते, दी एंड हो जाता दी एंड हो जाता मोहब्बत का। एक बार वो लैला मजनू आपने सुना है? मजनू को उसकी रियासत के उसने बुलाया कि भाई कई सुंदर लड़कियां खड़ी कर दी, भाई छाट ले इनमें से, सब कुछ कर ले, तू यहाँ पे पत्थर खाता है, तो बेइज्जती होती है हमारी भी, लोग तेरे ऊपर ताने देते हैं, टमाटर फेंकते हैं, फेंकते हैं। तो पता क्या बोला वो कि भैया वो तो काली सी है, कलूटी सी है, कहाँ इतनी वो है, मतलब इतनी खूबसूरत भी नहीं है। तो उसने पता क्या बोला कि भाई लैला को देखने के लिए मजनू की आँख चाहिए। तो ये बात ये कि है कि जो नए बच्चे इस एज में आएंगे, चलो प्यार मोहब्बत करना चाहिए, मैं नहीं कहता प्यार मोहब्बत करना गलत है या कुछ है, मगर वो जो आँख से दिखाने चक्कर में फिर पूरी ज़िंदगी वो चश्मे लगा के देखते हैं कि भाई ये काम मैंने किया था या नहीं किया था। सोनू जी, अगर अभी काम नहीं करें ना, अभी मेहनत नहीं करेंगे ना, आगे मजदूरी करनी पड़ेगी। ये बात एक बार दोबारा से बोलो आप। मैं सबको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भैया अगर अभी आप सब ने मेहनत नहीं की ना, तो आगे मजदूरी करनी पड़ेगी। और मजदूरी का मतलब पता क्या होता है? मज़े से दूरी, यानी मज़ा नहीं ले पाओगे, ज़िंदगी जी नहीं पाओगे, ऐसे फालतू चीज़ें करोगे। तो ये 3-5 साल हैं आपके, या तो इसको भैया वो चांद तारे तोड़ने में लगा दो, या फालतू चीज़ों में लगा दो, या सोशल मीडिया पर बैठ के रील देखने में लगा दो, या अपनी ज़िंदगी बना लो। मैं तो बोलता हूँ यार, ये 5 साल ऐसी तैसी करा लो, बाकी ज़िंदगी मौज करो, या ये 5 साल मौज कर लो, बाकी ज़िंदगी ऐसी तैसी कराते रहना। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो सोनू जी। ऐसी तैसी भी करानी पड़ेगी और मौज भी है। आज क्या कराना है ये चॉइस है। अब आज में तो कोई जी नहीं रहा ना, दिक्कत यही है। अब किसी से भी आप बात करो, कहीं भी आप जाओ, ये डिप्रेशन तभी तो है इतना। आजकल देखो ना, 14 साल 15 साल के बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है। नाम ही नहीं सुना था हमने तो कभी ज़िंदगी में। सोनू जी एक बात बता दूँ, जिंदगी का पहला कपड़ा लंगोट होता है जिसमें जेब नहीं होती। आखिरी कपड़ा भी जिसमें जेब नहीं होती। कफन हो, जेब नहीं होती। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बैठा हूँ, जो आप मेरे से बात कर रहे हो, ज़िंदगी यही है। ज़िंदगी ना आगे है ना पीछे है, जो भी है बस यही एक पल है। तो हम है ना, प्लान तो कर लेंगे वहाँ का, रॉकेट लेने का, चांद पे जाने का और सब कुछ करने का। फूंक कब निकल जाए कुछ नहीं पता। फूंक के मैं कह रहा हूँ कि हमारी औकात तो इतनी भी नहीं कि हम नीचे चले जाएं, मगर जब तक भी आप जिंदा हो, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, पुरुषार्थ करते रहो। अब एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो भाई कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करो, वो जो योद्धा मारे गए हैं उनकी औरतों को, उनकी लड़कियों को, और जो सोना है उन सबको यहाँ ले आओ, उनका रहने का इस्तेमाल, उनका यहाँ पे स्थान बना देंगे। तो एक ने क्या लिखा है, मतलब क्या बोला है कि तुलसीदास साहब ने, कि तुलसी नर का क्या बड़ा, से मैं बड़ा बलवान। अर्जुन गया था उनको लेने के लिए, जो विश्व का सबसे बड़ा धनुधारी है। तुलसी नर का क्या बड़ा, से मैं बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण।
यानी जब अर्जुन को लेके आ रहा था ना, भीलों ने हमला कर दिया, जो ऐसे कबीले वाले थे, वो लड़कियों को भी ले गए, औरतों को भी ले गए, सोना भी ले गए। अर्जुन जो धनुधारी था कुछ कर ही नहीं पाया। तो सोनू जी, समय बलवान है। इस समय की अगर आप इज्जत नहीं करोगे ना, तो फिर आपकी भी इज्जत नहीं होगी। वही अर्जुन जिससे दुनिया कांपती जिससे थी, दुनिया कांपती थी, जो ब्रह्मास्त्र से पूरा ब्रह्मांड भस्म कर सकता था, वही कुछ नहीं कर अर्जुन पाया। उन ना औरतों को बचा पाया, ना उस सोने को बचा पाया। तो इसलिए समय बलवान है। जो ये हम बोलते हैं ना, कुर्सी पे बैठे हूँ, कुर्सी की इज्जत है, पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है। आपको इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। काबिल तब आप बनोगे जब अपने आप को घिसोगे, मेहनत करोगे। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हम कितनी हंसी मजाक की बात करें, ये बात कोई स्कूल वाली नहीं। सोनू जी, स्कूल की बात मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी काम ही नहीं आई। किसी के काम नहीं आती। H2O, पता प्यास लगी, H2O लिखने से प्यास बुझ जाएगी। तो क्या है कि त्रिकोण, समकोण, षटकोण, जो जिंदगी का दृष्टिकोण है, स्कूलों में नहीं पढ़ाते भाई। स्कूलों में पढ़ाना चाहिए भाई, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू मैनेज योर हेल्थ। वो चीज़ तो है नहीं आपको स्कूल में। जी आज प्राइवेट स्कूल है, कॉपी किताब लेनी है, हाँ ठीक है, वो सर को यूनिफॉर्म वहाँ से ले लो, सब कुछ करना, पढ़ाई के लिए ट्यूशन बाहर लगवा लो या यहाँ लगवा लो। तो जी स्कूल भी तो सब ऐसे ही हो गए ना। शिक्षा पद्धति हमारी कहाँ जा रही है? तो इसलिए क्या है कि जहाँ पे भी हम जागे, अगर हम सही हैं तो हम सही काम करें, कम से कम एक इंसान तो सही हो जाएगा। तो मैं ये बात सोचता अपना हूँ। सुधार सबसे बड़ी सेवा है। बस इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो अपने से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने पूछा ना आप किससे मिलना चाहते हो, ये ड्रीम है, वो क्योंकि कोई ड्रीम नहीं है कि जी खुद से ही मिल लूँ। मेरे अंदर खुद ढेर सारे विकार हैं सोनू जी। ईश्वर को लेकर क्या सोचते हो? ईश्वर तो जी कण कण में है, परमात्मा हर कण में है। परमात्मा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में नहीं है, वो तो सिर्फ हमने बनाए हैं। वो स्थान पॉजिटिव हो जाता है कि इंसान इतने सोचते हैं, बाकी परमात्मा हर जगह है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानता हूँ जी। अब वो कहते हैं कि हमारे जैसा एक बच्चा जो कच्चे घर पे बैठ के वहाँ देखता था कि प्लेन कैसे उड़ सकती है, कैसे क्या हो सकता है, परमात्मा की मेहर है कि वो वर्ल्ड वाइड लेके जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। परमात्मा हर जगह है जी। और हम बहुत से बोलते हम गलत करते हैं, परमात्मा देख नहीं रहा, वो हर जगह देख रहा है। तीन चीज़ें सोनू जी कभी छुप नहीं सकती दुनिया से, सूर्य, चांद और सच्चाई। ये चीज़ें तो बाहर आके रहेंगी। सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। तो परमात्मा जो भी मानता है ईश्वर नहीं है, ईश्वर हर जगह है। एक ने बोला था कि भाई आपको भगवान बचाएंगे, आपको ये आशीर्वाद है। तो वो बड़े संत थे, उस संत ने लिखा बाद में, उसने एक बड़ा ग्रंथ लिखा था, नाम भूल गया। तो वो बोला सब में परमात्मा, बोला हाँ मैं सब में परमात्मा है। तो फिर एक बच्चा आगे बोला जी आगे एक सांड जा रहा है और उस सांड से आप थोड़ा बच जाना, वो सांड थोड़ा सा सबको मारता है। तो संत हंसा, बोला सब में परमात्मा है। तो आया सांड और संत उसको देख के हंस रहा, सांड ने ठोक दिया उसको और संत मर गया और वो गया ऊपर जाके। बोला जी कि आप तो कह रहे थे सब मैं हर जगह हूँ। बोला भैया वो बच्चा भी तो मैं ही था ना जो तो समझाने आया था। तो हम उसका भी इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं है, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ये किया। मेरा मानना ये है कि सोनू जी हालात पे नहीं रोना चाहिए, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ज़िंदगी में सबसे बड़ा पाना वो नहीं है कि भाई कोई चीज़ हमने पा ली या कुछ कर दिया। सबसे बड़ा आपकी पाना वो है कि कोई चीज़ खो के भी आप अपने आप को अंदर से संभाल रहे हो, तो सबसे बड़ी जीत आपकी। क्या बात है, भाग्य पे भरोसा है, होता है जी बिल्कुल। 99% हार्डवर्क और 1% भाग्य। भाग्य होता है, 1% होता है, लेकिन हाँ होता है, 1% होता है। भाग्य किस्मत यहाँ पे होती है सोनू जी। हार्डवर्क के आगे सफलता जोड़ खड़ी हो जाती है और मालिक मजबूर हो जाता है देने के लिए, अगर आप सही प्रयास करते हैं हाँ, तो। उसको देना ही है फिर। प्रयास मरते नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रयास करके देख लो, मेहनत करके देख लो, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा। अरे यही मिलेगा जनाब। मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मिलेगा। भाग्य होता है, मगर भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो पुरुषार्थ करते हैं, जो मेहनत करते हैं। वो कहते हैं ना, नसीब और मुकद्दर की बातें बुज़दिलों से पूछो, हम तो जाबाज हैं, हर सफ़र को मुकम्मल किया करते हैं। तो भैया नसीब मुकद्दर मैं इनमें नहीं मानता सोनू जी। हम तो देसी आदमी हैं, ना हमें कोई ज़्यादा पढ़ाई आती, ना हमें ज़्यादा कोई लिखाई आती। बस एक बात आती है कि भाई नेवर एवर गिव अप, हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत से सब मिलता है। अब मैं बिल्कुल लास्ट 2-3 सवाल संग्राम भाई आपसे पूछता हूँ। संग्राम भाई ने ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती करी जिसका रिग्रेट होता है? जी लाखों गलतियाँ की, मगर किसी का रिग्रेट नहीं होता। कोई 1-2 गलतियाँ? मतलब कितनी गिनाऊं सोनू जी, मैंने ढेर सारी गलती की। एक का रिग्रेट होता है। जैसे पहले जब मैं छोटा था तो मेरी बहन, वो जब 10वीं तक का स्कूल होता था, 10वीं कि भाई बाहर पढ़ने जाएगी, मैं कहता था बाहर पढ़ने जाएगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। मतलब अगर शहर में जाएगी कुछ करेंगे तो मुझे ऐसा लगता कि भाई मेरे कारण
और ज़्यादा जब मैं छोटा था जिद करता था, हालांकि वो बाहर पढ़ने गए। अब मैं ढेर सारी बच्चियाँ जो पढ़ना चाहती हूँ उनका जरिया बनने की कोशिश करता हूँ, चाहे मेरे वो पड़ोस में कजन की है कि भाई इनको पढ़ाओ लिखाओ आगे वो करो। तो इसका मुझे रिग्रेट रहता है कि भाई और मुझे सपोर्ट करना चाहिए था उस टाइम, मेरा माइंड सिस्टर को अपनी, हाँ, और इतना माइंड, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, और माइंड मेरा ये होना चाहिए था। इसका दुख होता है। हाँ, इसका दुख होता है मुझे कि और ज़्यादा एजुकेशन और किसी को कभी ऐसा कुछ कुटाई उटाई करी है जिसको कूटने के बाद बड़ा मन खराब हुआ, यार गलत कूट दिया इसको? आप हंसेंगे सोनू जी, आज तक मेरा किसी झगड़ा ही नहीं हुआ। वो प्रोफेशनल झगड़ा है खाली, जिससे भी है। नहीं, कोई कोई मुझे कुछ कहता ना, मेरा मानना ये है कि बुराई करते जो बराबरी नहीं कर सकते। देखो, हमेशा जिसको अपनी ऊंचाई भरोसा होता है ना सोनू जी, किसी दूसरे को नीची नज़र से नहीं देखते कभी भी। तो इसलिए मैं कभी किसी के लिए कुछ झगड़ा, कोई मुझे कुछ बोलता भी नहीं, कुछ शब्द कहता तो मैं ठीक है यार, अच्छी बात है। कोई एक ऐसी आदत जिसने संग्राम जी की ज़िंदगी बदल दी, एक आदत लाइफ को पूरा चेंज कर दिया? पता नहीं सोनू जी, मैं क्या है मेरे अंदर है ना, पता नहीं परमात्मा ने क्या मीटर सेट कर रखा है। मैं एक हीटर पे बैठा हुआ हूँ, मैं अगर उस पर बैठता हूँ तो बम जलते हैं, और उठता हूँ तो आँच खत्म हो जाती है। मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ लगा हुआ कि एक दिन अगर मैंने 1 घंटा भी कुछ वेस्ट कर दिया ना ऐसे, मतलब कोई एक दिन कुछ नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि साला पता नहीं कि बेचैनी रहती है, मतलब मैं रेस्टलेस रहता हूँ। कुछ खराब कर दिया? कुछ खराब कर दिया, परमात्मा ने लगा रखा है। मतलब मैं ना सो पाता हूँ सेम है, ना सेम। रेस्ट कर पाता हूँ, सेम है, सेम ना है। कोई चीज़, मतलब वो पंगा लेने की कोशिश करता हूँ कि खाली कुछ नहीं कुछ बैठ करूँ, सकते। खाली नहीं बैठ सकते। इसीलिए आप यकीन करेंगे, मैं एक दो अपने अपने हिसाब से कुछ लाइन लिखता हूँ, किताब वो डाल के ला, अगर मैंने कहा अगर मैं वो मुझे सोमांशु अगर मुझे परेशान करेगा तो मैं किताब पढ़ लूँगा। समझ रहे हो ना? संग्राम भाई रेसलर नहीं होते तो क्या होता? सोनू जी, एक रेसलर नहीं होता ना, मेरा ड्रीम जो होता टीचर बनना। क्योंकि गांव में एक टीचर शिक्षक होते थे, अध्यापक, वो महीने में एक दिन आते थे और पीट के चले जाते थे। मैं सोचता था भाई क्या कमाल की नौकरी है यार, मैं कुछ नहीं करना, 1 महीने में ना कुटाई करना, चले जाना है। मगर मैं उतना पढ़ नहीं पाया सोनू जी उस टाइम पे कि टीचर बन पाऊँ। फेवरेट कोट, संग्राम भाई का फेवरेट कोट जिसको सुनकर बोलकर आनंद आता है? एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। कुछ भी होता है वो एक उद्देश्य के लिए होता है, कारण के लिए होता है। किसी एक फिल्म स्टार को ट्रेन करना हो तो किसको करोगे? मैं अभी तक सोनू जी ट्रेनिंग के प्रोसेस में घुसा नहीं हूँ, मैं खुद ही ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मैं ट्रेनिंग के लिए किसी अच्छे फिल्म स्टार को रखूँगा। ट्रेनिंग के लिए रखोगे उसको? ट्रेनिंग के लिए अच्छे फिल्म स्टार को रखूँगा। मूवी का ऑफर वगैरह हुआ है कुछ? हाँ, बहुत कई हुए हैं सोनू जी, फिल्म के कई ऑफर हुए हैं। मन है और करने का? मैं भी एक अच्छे नोटेबल डायरेक्टर के साथ एक फिल्म भी कर रहा हूँ, मगर मैं कोई नेगेटिव रोल नहीं करता, कोई छोटा मोटा रोल नहीं करता। जब से मुझे समझ में आया, पहले मुझे पता नहीं था, पहले रोजी रोटी के लिए भी काम करते थे, पहले बाकी चीज़ के लिए भी काम करते थे। फिर एक श्याम बेनेगल साहब के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, तो फिर मुझे पता मुलाकात हुई चला। आपकी श्याम बेनेगल से? मैं कह रहा हूँ कि 3 साल एक फिल्म करने वाले थे, हम साथ रहे, वो फिल्म अनाउंस हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने सीखा बहुत, वो किसी कारण से वो फिल्म बन नहीं पाई। बहुत गजब डायरेक्टर है, मेरे फेवरेट हैं गजब डायरेक्टर श्याम थे। बेनेगल, क्या तो बात है। उससे मैंने सीखा, इंडिया के फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट की बायोपिक कर रहे थे, तो मैं उसका रोल वो कर रहा था जिसने ओलंपिक में पहला पदक जीता था। तो किसी कारण से फिल्म बनी नहीं, मगर मैं सीखा बहुत मैंने उससे। लेकिन उनसे मुलाकात हुई आपकी? हर रोज़ मुलाकात, 3 साल में उनसे हर रोज़ मिलता था। 3 साल मुंबई रहते थे तब? मैं वर्सोवा से हाजिरी जाता था, अपना सारा काम छोड़ देता सब कुछ। फिर मुझे पता चला कि फिल्म नहीं हो रही, तो बाकी तो डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे। मैंने सोचा चलो यार, एक लेजेंड से इतना सीख लिया। अब मेरे क्या कुछ खास सीखने को मिला? उसे खास सीखने को मिला कि भाई एक्टिंग नहीं करना, एक्टिंग होता है। हाँ। अनुभव, ये अभिनय कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। ये सब खड़ा होना सिखा देंगे, सब कुछ करना सिखा देंगे, बाकी झूठ बोल रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं। अभिनय मुझे तब करना जब मैं आपकी ज़िंदगी जीऊँगा। नहीं, अभिनय करना नहीं होता, जैसे आप नेचुरल हो वैसे नेचुरल रहना होता है। आपका अनुभव आपका अभिनय है। ये श्याम बेनेगल साहब के होते हैं। 3 शब्दों में संग्राम भाई खुद को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वैसे काफ़ी मुश्किल है, मगर 3 शब्दों में अगर मैं कहूँगा तो नेवर गिव अप। शरीर और दिमाग में से किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? मैं शरीर को चुनूंगा। शरीर ठीक है तभी दिमाग काम करेगा। बहुत ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत होता है, शरीर काम नहीं करता, तो फिर उसका भी फ़ायदा नहीं है। शरीर को चुनेंगे? हाँ, मैं बहुत से बोलेंगे दिमाग को चुनूंगा, पर मेरा मानना है कि बगैर शरीर के दिमाग कोई काम करेगा नहीं इतना ज़्यादा। लंबी दौड़ कौन जीतता है, टैलेंट या कंसिस्टेंसी? हमेशा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी लंबी दौड़ जीतती है। टैलेंट नहीं? टैलेंट तो
हार टैलेंट से देखो सोनू जी, टैलेंट से एक बार आप आ जाओगे, कुछ कर लोगे। अब मैं जब मैच करने जा रहा हूँ, टैलेंट से मैं एक दो पंच मार लूँगा, जब मैं गिर गया ना तो फिर मुझे वो मेरा हार्ड वर्क, मेरी विल पावर मुझे खड़ा करेगी, टैलेंट खड़ा नहीं करेगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जब तकलीफ़ हुई शुरुआत में, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हुआ, क्या चीज़ सबसे बड़ी सीखी इसमें? मैंने सीखा कि जो एक इंसान में अगर होप है ना कुछ करने की, तो वो एक अंधेरे में एक किरण का काम करती है, सूर्य किरण का। तो जो अफर्मेशन जो मेरी माँ मुझे देती थी ना कि भाई मेरा बेटा रेसलर बनेगा, ये बड़ा बनेगा, जब मैं सोता था तो मैंने सीखा कि भाई अगर ज़िंदगी में आप मैदान नहीं छोड़ते ना तो आपका चैंपियन बनना तय है, चाहे आप किसी फील्ड में, क्या बात है। किसी फील्ड में। कोई एक हेल्थ मिथ जिसको तोड़ना चाहते हो? मैं एक हेल्थ मिथ ये तोड़ना चाहता हूँ कि भाई जब दिल करे तब खाना खाओ, जब दिल करे तब पानी पियो, जब नींद आए तब सो जाओ। और वर्कआउट करने के लिए कोई टाइम नहीं होता भैया। अगर हम कोई सुबह या दोपहर में कोई ड्रिंक करेगा ना, कहेंगे ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, अगर डंड मारेगा ना कहेंगे पागल हो गया है। तो इसीलिए हमने वो जो देखने की धारणा गलत बना रखी है, जो दिल करे वो करो, मगर शरीर के साथ कभी मत खेलो। ये शरीर सब कुछ है। मेरे तो मज़ा आ रहा है मुझे इस वक्त, बहुत गज़ब। मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं यार, मतलब बहुत पॉडकास्ट तो मैंने नहीं किए, मैं तो गलत बोल रहा हूँ। इस पॉडकास्ट में बहुत आनंद आ रहा है। बहुत पॉडकास्ट में करता भी नहीं, कोई 15-20 मुश्किल से किए होंगे शायद, लेकिन आपसे बात करके कुछ अलग सी अनुभूति हो रही है। आपसे बात करके मतलब थोड़ा मेरे में बचपना दोबारा से, क्या बोलते हैं उसको, कि आदमी जब बड़ा होता है तो अपना बचपना भूल जाता है, तो बचपना दोबारा से रिकॉल होने लग गया है। सोनू भाई, बचपना रहेगा तो जिंदा रहेंगे, और बड़े हो गए तो फ़ायदा क्या है? हाँ, मतलब ये गलती बहुत बड़ी हुई हमसे कि हम लोग बड़े हो गए। हमारा जो बचपना था या जो जवानी थी वो पैसा कमाने के चक्कर में निकल गई। सोनू जी, अभी तो जवानी आनी है, अभी तो बचपना ही है। अब कहीं बोले भाई बच्चे पैदा क्यों नहीं करते? वाजपेयी साहब ने एक बड़ी कमाल की बात बोली थी, बोले भैया 2 बच्चों के बाप बन लो, पूरे देश के बाप बन लो। और मेरा मानना ये है कि भाई अभी तो हम खुद बच्चे हैं, तो बच्चे कहाँ से पैदा करेंगे? तो बचपना ही रहना चाहिए, और वही इंजॉय, वही आनंद है। जैसे आप हो ना वैसे सरल रहो, साधारण रहो, तो वो इंसान खुश रहता है। और जो हर चीज़ पकड़ के बैठता है ना सोनू जी, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आता ना, आता गुस्सा, मगर मैं उसको बादल की तरह देखता हूँ जाते हुए। सोनू जी, जिसमें संयम है उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। मेरे में बहुत पेशेंस है, मैं देखता रहता हूँ कि वाह क्या कमाल की टैलेंटेड है। मैं उसमें इंजॉय करता हूँ। जो बहुत फालतू चीज़ कर रहे होते हैं ना और नहीं मान रहे होते कि भाई ज़िंदगी में करो तो मतलब ऐसा है करो, मगर ऐसा नहीं करना है। समझ रहे हो ना तुम? बहुत बढ़िया, देखता बहुत रहता हूँ मैं। अति उत्तम, अति उत्तम। बहुत अच्छा लगा संग्राम भाई आपसे मिलकर, बेहद खुशी हुई। और मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि यू आर अ वंडरफुल सोल, और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मैं 25 सालों में हज़ारों नहीं लाखों लोगों से मिला हूँ, और आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि जितने पंच आपने मारे हैं मुझे पता है कि वो पंच कभी कभी 50 लोग मिलके भी 1 घंटे में इतना नहीं मार पाते जितना 1 घंटे में आपने पंच मार दिए। सो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और 2 नवंबर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ये पॉडकास्ट लाइव होगा तो उससे पहले आपका ये 2 नवंबर वाला क्या बोलते हैं रेस हो चुका होगा, फाइट हो चुका होगा। तो मेरी शुभकामना है कि आप पदक लेकर आएँ भारत के लिए, और भारत का नाम और रोशन करें। मेरी तरफ से, मेरी सारी ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक बार दोबारा आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, दोबारा पॉडकास्ट करना है। मैंने ये पहली बार किसी को बोल रहा हूँ, मैंने 15-20 जितने ही पॉडकास्ट किए मैंने कभी किसी को नहीं बोला, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ एक बार पॉडकास्ट और करूँगा। थैंक यू सोनू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैंने आपके बहुत मोटिवेशनल वीडियो देखे हैं, कमाल लगे हैं। मगर अगली बार हम पॉडकास्ट करेंगे ना, हम वर्कआउट करते हुए पॉडकास्ट करेंगे ये फिर फंसा देगा आदमी मुझे कि आप और फिट हो जाओ, फैट टू फिट, फिट टू एथलीट। डेफिनेटली। मगर आपको एक वर्कआउट किट गिफ्ट करूँगा, पक्का। बस उसको आप पहन के कुछ मत करना। आप मुझे 7 दिन फ़ोटो भेज देना। ठीक, डन। तो 7 दिन भेज दिया तो फिर आप रेगुलर हो ही जाओगे। तो मैं आपको अपना किताब भी गिफ्ट करूँगा। जी और बिल्कुल। हमने कुछ दिन पहले लॉन्च किया है बुक, तो डेफिनेटली वैसे मैंने आपका किताब पढ़ लिया, थोड़ा सा देख लिया मैंने, मगर अच्छा, मैं तभी कहूँ ये इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से आ रही हैं ये ओहो सारा क्रेडिट तो मेरे को जा रहा है आप किताब से सोनू भाई, मैं इस किताब को जरूर पढ़ूंगा और इससे कुछ सीखूंगा। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के
24 अध्याय। 24 अध्याय। सो ये हैं हमारे साथ संग्राम सिंह, नाम ही इनका संग्राम है, तो ये पूरे देश में धुआं उठाए हुए हैं। संग्राम यानी संघ के साथ राम। हाय 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 हाय, आखिरी में भी तीर मारी गए मेरे दिल पे। पॉजिटिव सोनू जी। आखिरी में मेरे दिल पे तीर लगे गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम भाई, बहुत बहुत Thank you. शुभकामनाएं। तो ये हमारे बीच में संग्राम सिंह, और जिनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आपको भी ये पॉडकास्ट सुनकर बहुत मज़ा आया होगा। अलग तरह का कुछ एक पॉडकास्ट हुआ है, कुछ सीरियस बातें भी हुई, कोई मस्ती मजाक वाली बातें भी हुई, लेकिन लर्निंग बहुत गजब की थी। बहुत सारे पंचलाइन थे, और जब ये पॉडकास्ट लाइव होगा तो मैं खुद बैठ के उसको दोबारा से 2-3 बार देखूंगा और सारे नोट्स बनाऊंगा, और उन नोट्स को पता नहीं कहाँ कहाँ मैं भी कैश करने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, Thank you, बहुत भाई, बहुत thank शुक्रिया। अगले किसी और पॉडकास्ट में किसी और शानदार शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।